वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर देंगे, फिर हम आज की क्लास को जो है आपके सामने पेश करना चाहेंगे। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बच्चों, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बच्चों बस एक बार इंडिकेट कर दीजिए, फिर हम आज की क्लास को जो है शुरू करेंगे। चलिए बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, हम जो हैं 12th क्लास की जूलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बच्चों, हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आपके सामने एमजे सर के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है बच्चों, जो ऑफलाइन में बच्चों को शेयर हो रही है। सेम टू सेम जो है बच्चों आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई जा रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है। और लगातार आपके मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे बच्चों, हम उनको इग्नोर नहीं करते हैं। आपकी जो बातें हैं, आपकी जो तकलीफें हैं, उनको यहाँ सुना जाता है बच्चों। हम बिल्कुल कोशिश करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है बच्चों, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी मार्क नहीं किया है, एज इट इज बच्चों, जैसा मैंने आपसे कहा था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये शेयर कर दी है। उसकी सेटिंग्स भी कुछ इस तरह से रखी है बच्चों कि आप उसको वहां से जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। क्या आपको वो पीडीएफ मिल गया बच्चों? जल्दी से एक बार आप मुझे इंडिकेट कर दीजिए। मतलब मां तक जाने की जो आपकी जर्नी है ना बच्चों, उसमें बस कोई एक्सक्यूज लेके मत चलना कि ये वो कारण था जिसकी वजह से हम अनफॉर्चुनेटली रह गए। ऐसा नहीं सोचना बच्चों। जितनी कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं बच्चों, है ना। ये पूरा जो पीडीएफ है बच्चों, जितना हम डेली बेसिस पर पढ़ लेते हैं, वो पीडीएफ जो है नोट्स के फॉर्म में भी आप पर शेयर की जा रही है। और साथ ही साथ बच्चों मैंने पूरा पेपर है, बच्चे कह रहे हैं, लगातार कह रहे थे कि सर पूरा का पूरा जो पीडीएफ है जिसमें आपने मार्क ना किया हो, आप हमसे शेयर कर दीजिए। तो बच्चों मैंने टेलीग्राम पर जो है पूरा का पूरा जो है वो शेयर कर दिया है। तो आपको टेलीग्राम पर जो है पूरा का पूरा पीडीएफ जो बच्चों वो मिल गया होगा। मैं लगातार आपकी कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं बच्चों, आप लिख रहे हैं कि आपको जो है पीडीएफ मिल गया है। तो आपको बस मेरे नोट्स जो हैं बच्चों वो इस पीडीएफ से आपको पढ़ लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। बच्चे लिख भी रहे हैं कि हमने इसका प्रिंट आउट भी निकाल लिया है। तो बच्चों पूरी मेहनत आपके लिए हो रही है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टेलीग्राम आईडी क्या है, मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, मन में कोई डाउट ना रखिए। टेलीग्राम आईडी जो है मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, बायोलॉजी _by_MJ_स्टार। डेली के डेली बेसिस पर बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं वो आप पर जो है आपको वहां पर पीडीएफ के फॉर्मेट में शेयर भी हो रहा है। और साथ ही साथ बच्चों पूरा जो पीडीएफ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, वो मैंने आपको जो है टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया है। और टेलीग्राम जो आईडी है बच्चों मेरा यहां पर लिखा हुआ है। तो मन में कोई शिकायत ना रखें, क्योंकि मकसद जो है वो मिलकर मां तक पहुंचना है बच्चों, एट एनी कॉस्ट। कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं बच्चों, टारगेट 720 है। कुछ बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि सर इतना डिटेल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि अपने आप को कमजोर ना बनाएं। आपको पढ़ना तो चाहिए ना बच्चों। हमारी सोच ही है, वो एक सवाल जो है ना बच्चों वो डिसाइड करेगा कि हम दिल्ली वाली मां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। पर मैं फिर कह रहा हूं, हर एक बच्चे का जो पोटेंशियल है वो अलग होता है। हम समझते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। तभी तो मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं ना बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। जैसे आज की क्लास के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, आज हम बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली, फंगस से होने वाली, हेलमिन्थ से होने वाली, प्रोटोजोआ से होने वाली, यहां पर हम बहुत सारी बीमारियों को डिस्कस करेंगे बच्चों। बहुत सारी बीमारियों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बैक्टीरियल बीमारियों में मैं आपको यहां पर बच्चों 5-6 बीमारियों के बारे में बताऊंगा। पर एनसीईआरटी ने क्या किया बच्चों, एनसीईआरटी ने डिटेल में सिर्फ टाइफाइड के बारे में लिखा है, निमोनिया के बारे में लिखा है। बेटा 2 बीमारियां जो हैं उसने डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। और बाकी बैक्टीरियल बीमारी में वो क्या करती है, बस लिखती है कि दीज आर ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, ऐसा कुछ बच्चों। तो मैं बार बार आपसे ये चीज कह रहा हूं बच्चों कि टारगेट अगर 720 है
तो पूरा जो है आपको पढ़ना चाहिए बच्चों, पर आप अपना पोटेंशियल डिसाइड कीजिए ना। हमें कमजोर मत कीजिए, अपने आप को जो है बच्चों आप स्ट्रांग बनाइए। हमारी सोच ये है, लाइफ के लिए एडवाइस है बच्चों, हमें कमजोर क्यों करते हैं, खुद को स्ट्रांग बनाइए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर लगता है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं सारा, तो कम से कम बच्चों आप एनसीईआरटी को अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, दैट्स इट। बाकी मैं डिटेल में आपको बच्चों यहां पर सारी बातें बताऊंगा। टेलीग्राम पर बच्चों biology_by_mj स्टार, ये एमजे सर का जो है टेलीग्राम लिंक है बच्चों। वहां से आपको जो है पीडीएफ मिल चुका होगा, आप वहां से उसकी जेरोक्स भी करवा सकते हैं। बस तैयारी कीजिए बच्चों, जुड़ जाइए हमारे साथ मां तक जाने के लिए। चलिए बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूं, आपने जो है लिख लिया होगा। बाकी एक दूसरे की हेल्प कीजिए बच्चों, मिलकर आगे जाएंगे ना। मैं आपसे बच्चों बस एक चीज कहना चाहूंगा, शायद आप उसको समझ पाए। कंपटीशन जो है ना बच्चों, वो नीट 2026 का है, नीट 2026 तक का नहीं है। शायद मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। हेल्दी कंपटीशन की परिभाषा होती है ये, और लाइफ में भी जो है एमजे सर की बात याद रखेंगे बच्चों। आपका जो आपस में कंपटीशन है ना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ 3 मई 2026 का है, 3 मई 2026 तक का नहीं है बच्चों। यानी 3 मई 2026 के दिन जो है फिर अपने आप को रिजर्व कर लीजिएगा। उस समय भले किसी की हेल्प मत कीजिएगा, पर कम से कम बच्चों इस पूरी जर्नी में एक दूसरे की हेल्प करें, मिलकर जो है हमें मां तक जाना होगा बच्चों ना। ये सोच आपकी होनी चाहिए। तो चलिए, आपके कमेंट्स मैं पढ़ पा रहा हूं बच्चों। आपको जो है पीडीएफ मिल गया है, बहुत से बच्चों ने जो है उसका जीरोक्स भी निकाल लिया है। तो चलिए बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, पिछली क्लास में हमने बस एक डिजीज के बारे में बात की थी, दैट इज एड्स। मैं उम्मीद करता हूं वो बेहतरीन लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बच्चों, हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपके सामने एक बेहतरीन बीमारी पेश करूंगा जिसका नाम है बच्चों कैंसर। जैसा आपको आनंद एड्स पढ़कर आया ना बच्चों, कैंसर में उससे ज्यादा जो है डिसिप्लिन के साथ मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा। पर सैड बट ट्रू, आज की जो क्लास है बच्चों, ये हमारी समझने वाली कम है और याद करने वाली ज्यादा बच्चों। तो कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम जो बातें हैं आप क्लास में रिकॉल कर पाए बच्चों, मैक्सिमम बातें क्लास में आप कवर कर पाए। और आज की क्लास में मैं टारगेट लेकर चलूंगा बच्चों, बैक्टीरियल, हेलमिंथ, फंगल, वायरल और प्रोटोजोअन, इन पांचों से होने वाली जो कॉमन डिजीज हैं उनको आज हम कंप्लीट करना चाहेंगे बच्चों। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, परेशान नहीं होना है। अगर आपका पोटेंशियल बढ़िया है तो आप जो है सारे पोर्शन को आप कवर कर सकते हैं। पर मैं फिर दोहराता हूं, परेशान नहीं हुई, कम से कम एनसीईआरटी को जो है आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि नीट का इतिहास कहता है बच्चों 5-6 साल का कि एनसीईआरटी के बाहर इस पोर्शन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, दैट्स इट। तो आप जो लगातार मुझसे चीज पूछ रहे हैं बच्चों, मैं उसके लिए आपको जो है रिस्पॉन्स दे रहा हूं। तो ऐसा ना सोचें कि आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों ना। अब मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन से आप थोड़ा सा दूर हो जाएं, हल्का सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, आज की क्लास में एमजे सर का रोल न के बराबर है। अगली क्लास में मैं बेहतरीन टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज कैंसर। पर उससे पहले आज की क्लास को बस आप सुन लेंगे, समझ लेंगे और फिर बाद में बच्चों आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी बच्चों, उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फिर से वहीं से रिवाइज करवाता हूं। एवरीडे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। रोजाना, बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए बच्चों ना, मुस्कुराहट के साथ सुनिए। एवरीडे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। मैं आपको समझा चुका था इन्फेक्शियस एजेंट का क्या मतलब है, संक्रामक कारक का क्या मतलब है। कोई भी ऐसा एजेंट जो होस्ट की बॉडी में एंटर करे और अपना नंबर बढ़ा सके, यानी इन्फेक्शन कर सके, उसे हम कहते हैं बच्चों इन्फेक्शियस एजेंट। और इन्फेक्शियस एजेंट कौन हो सकते हैं बच्चों, बायोलॉजिकल डिजीज कॉजिंग एजेंट, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिंथ, प्रोटोजोआ, इन्हें कहा जाता है बच्चों इन्फेक्शियस एजेंट, दैट्स इट।
तो एनसीईआरटी क्या कहती है, रोजाना, बहुत आराम से पढ़ेंगे, रोजाना बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से हमारा आमना सामना होता है, पर मैक्सिमम केसेस में हम बीमार नहीं पड़ते। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे पास इम्यून सिस्टम है जो हमें बाहर से आने वाले फॉरेन एजेंट से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। वो लड़ने की शक्ति कहलाती है बच्चों इम्यूनिटी। वो दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आप थोड़ा सा सोचिए बच्चों, इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो बाय बर्थ होती है, वो नॉन स्पेसिफिक होती है। 4 बैरियर्स हैं, पीपीसीसी, पूरी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, पीपीसीसी, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। एक और उसमें याद रखेंगे बच्चों, इन्फ्लेमेशन, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। याद कीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, सीएमआई वर्सेस एएमआई। फिर दोहराता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, दैट्स इट। फिर याद कीजिए बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 पार्ट में हमने और डिवाइड किया था, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। उसमें नेचुरल, आर्टिफिशियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल। एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हमने पढ़ा था, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। थोड़ा सोचिए बच्चों, कंप्लीट पैथोजन हो सकता है या सब यूनिट वैक्सीन हो सकता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन बन रहा है बच्चों, वो कैसा वैक्सीन है? वो कैसा वैक्सीन है? वो रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन है बच्चों। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से बनाया जा रहा है और वो बच्चों ट्रांसजेनिक यीस्ट की मदद से बनाया जाता है। आपकी आत्मा जानती है बच्चों, हम बेहतरीन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, आज की क्लास में मेरा रोल कम है बच्चों ना, अगली क्लास में हम डिटेल में समझेंगे इसे, बस आज की क्लास आप सुन लेना बच्चों ना। हमने एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सोचिए बच्चों। जो वेरिएबल रीजन होता है जिसे हम पैराटोप कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं, वो एंटीबॉडी के एन टर्मिनल पर होता है। जबकि जो कांस्टेंट रीजन होता है बच्चों, वो जो है सी टर्मिनल पर होता है। एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सोचिए बच्चों, गम दे, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। तो बच्चों जो हमारा इम्यूनिटी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। पर फिर भी बच्चों, अब हम इस चैप्टर में डिजीज पढ़ रहे हैं, यानी कि डिसऑर्डर। और हमने पढ़ा था बच्चों इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। कभी कभी जो है बच्चों, इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से जो बीमारियां होती हैं उन्हें कहा जाता है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। याद कीजिए, कभी कभी इम्यून सिस्टम हद से ज्यादा काम करे, एलर्जी, हम बहस कर चुके हैं, ब्रोंकियल अस्थमा, हे फीवर, एनाफाइलेक्टिक शॉक। कभी कभी बच्चों जेनेटिक्स या कुछ अदर अननोन रीजन की वजह से हमारा जो एडवांस इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है और गलती से वो सेल्फ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है। तो कौन से डिसऑर्डर होते हैं बच्चों? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। फिर कह रहा हूं, एग्जांपल याद कीजिएगा, जैसे कि माइएस्थेनिया ग्रेविस है, पर्नीशियस अनीमिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, हाशिमोटो डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सोरियासिस और विटिलिगो है। और लास्ट में बच्चों, कभी कभी इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। उसमें जेनेटिक्स वाले पोर्शन में आप स्किड पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं नीट 2026 में वो क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों कि सन 1990 में पहला जो क्लिनिकल जीन थेरेपी किया गया था एक 4 साल की बच्ची के अंदर, वो कौन से जीन को ट्रीट करने के लिए, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए? अदा जीन या फिर अदा एंजाइम की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम। दैट्स इट बच्चों। फिर पिछली क्लास में हमने जो बेहतरीन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पढ़ा था बच्चों, वो है एड्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत प्यार से हम पढ़ेंगे बच्चों। और याद कीजिए, एड्स को लेकर हमने पढ़े थे बच्चों 8 पॉइंट। मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, आंखें बंद करें और सोचें बच्चों। दिस इज द बेस्ट वी कैन डू फॉर यू बच्चों ना। एड्स को लेकर हमने पढ़े थे 8 पॉइंट, थोड़ा सोचिए बच्चों। चलिए मैं हेडिंग बोलता हूं, आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए बच्चों ना। हमने नॉमेनक्लेचर की बात की थी, आप सोचिए। एड्स नाम से क्या पता चल रहा है, एचआईवी नाम से क्या पता चल रहा है, आप सोचिए। एचआईवी का स्ट्रक्चर सोचिए बच्चों, कम से कम सीक्वेंस याद करने की कोशिश कीजिए। अंदर जो है आरएनए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इंटीग्रेज है, प्रोटीएज है, पूरा रिवीजन चल रहा है बच्चों। फिर याद कीजिए P24, P17, GP41, GP120, दैट्स इट। पैथोजेनिसिटी सोचो ना बच्चों, पैथोजेनिसिटी। एनसीईआरटी का वो फिगर सोचो कि GP120 CD4 रिसेप्टर के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसीलिए बच्चों एचआईवी बॉडी में एंटर होने के बाद सिर्फ 2 ही टाइप के सेल में इन्फेक्शन कर सकता है। कौन कौन से बच्चों? टी हेल्पर और मैक्रोफेज। पर याद कीजिए, टी हेल्पर के काउंट को सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करता है बच्चों, पर मैक्रोफेज के काउंट पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए बच्चों मैक्रोफेज को एचआईवी फैक्ट्री कहा जाता है। थोड़ा सोचिए ना आप,
मैं आपको समय दे सकता हूं ना बच्चों, सोचिए। अगर पूछा जाए HIV के वो जो 3 टाइप के एंजाइम्स हैं उनके काम करने की क्या सीक्वेंस होती है, सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिर इंटीग्रेज और लास्ट में प्रोटीएज। चौथा पॉइंट सोचिए बच्चों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। चौथा पॉइंट सोचिए बच्चों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से ही बस वो फैलेगा बच्चों ना। अब वो सेक्सुअल रूट से हो सकता है, अदर देन एलिमेंट्री कैनाल वाया ब्लड कांटेक्ट हो सकता है, या फिर एक इन्फेक्टेड मदर से वाया प्लेसेंटा या फिर मिल्क कोलोस्टम से होते हुए हो सकता है। उसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, जिसमें ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी 33% होती है। बहुत ही बड़ा फिगर है बच्चों। मिसकंसेप्शन सोचिए, नीट का क्वेश्चन था बच्चों, किसिंग से जो है HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। फिर सोचिए बच्चों सिम्टम्स के बारे में, मैं आपको समय दे रहा हूं, इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड के बारे में सोचिए। एनसीईआरटी की वो लाइन सोचिए बेटा कि HIV जो है वो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स पर अटैक भी करता है और उससे एस्केप करना भी जानता है। एनसीईआरटी की लाइन है, सोचिए ना, ए सिम्टोमेटिक फेज, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स और फुल ब्लोन एड्स। मैंने खूबसूरत लाइन कही थी बच्चों, HIV की वजह से एड्स होता है, मौत नहीं। मौत होती है बच्चों अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से। पूरा रिवाइज करवा दिया। एमजे सर के रहते हो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सिलेबस भी जो है मैं आपको बता दूंगा, परेशान मत होइए बच्चों। फिलहाल लेक्चर पर आप फोकस कीजिए। हमने बात की थी बच्चों कि HIV का डायग्नोसिस जो है, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो एलाइजा है, जबकि कंफर्मेटरी टेस्ट जो है बच्चों वो वेस्टर्न ब्लॉट या फिर PCR की मदद से होता है। और लास्ट में ट्रीटमेंट को याद कीजिए बच्चों। ट्रीटमेंट के बारे में सोचिए, द ट्रीटमेंट इज ओनली पार्शली इफेक्टिव, इट कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ स्पैन ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनएविटेबल। मौत सुनिश्चित है बच्चों। फिर भी याद कीजिए, जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है और जो दूसरे NGOs हैं उनका काम है लोगों को उसके बारे में अवेयर करना। कुछ बातें हमने कही थी बच्चों, एड्स आज के टाइम पर मोस्टली फैलता है ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। और एक लाइन याद रखेंगे, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, दैट्स इट। देखिए इतना समय खर्च कर दिया है सिर्फ आपको रिवाइज करवाने के लिए बच्चों ना। तो एड्स को लेकर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि बच्चों हम पढ़ चुके हैं इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। अब हम एनसीईआरटी का हेडिंग अगला शुरू करते हैं बच्चों। फिर दोहराता हूं, आज की क्लास में मेरा रोल कम है बच्चों, बस बेसिक बातें कम से कम आप याद कीजिएगा। तो आज हम पढ़ना चाहते हैं सम कॉमन डिजीज ऑफ ह्यूमन। बच्चों एड्स जो है माना कि वो वायरस से होती है, पर वो उतनी कॉमन तो नहीं है बच्चों ना। तो अब हम पढ़ना चाहते हैं इंसान में इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होने वाली कुछ कॉमन बीमारियां, दैट्स इट। हम पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों कॉमन बीमारियां, दैट्स इट। तो आज की क्लास में हमारी कोशिश है हम बैक्टीरिया, हेलमिंथ, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ से होने वाली सारी बीमारियां हम डिस्कस करेंगे। आप एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आप समझिए मेरा पढ़ने का तरीका या मेरा पढ़ाने का तरीका क्या बच्चों, कोई सी भी बीमारी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं 5 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। जरूरी नहीं कि सबके बारे में 5 पॉइंट हो, मेरे नोट्स को आप समझिए बच्चों, मेहनत देखिए। कोई भी बीमारी हम पढ़ेंगे 5 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। जरूरी नहीं 5 हो, कुछ कम भी हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले वो बीमारी जो है किस पैथोजन से होती है, उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, फिर उस पैथोजन का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो सेकंड पॉइंट हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उस बीमारी में क्या साइंस और सिम्टम आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास पूरी रटनी है बच्चों ना, अगली क्लास में हम कैंसर अच्छे से समझेंगे। कोई सी बीमारी हम पढ़ेंगे बच्चों, 5 पॉइंट हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पैथोजन, फिर उस पैथोजन का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उसके बारे में, फिर जो है क्या साइंस और सिम्टम आते हैं। अगला उस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसका अगर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसकी बात करेंगे। फिर लास्ट में उस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, क्या उसका प्रिवेंशन प्रोफाइलेक्सिस है या क्या पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो बच्चों कोई सी बीमारी हम पढ़ेंगे, ये 5 पॉइंट्स हम पढ़ना चाहेंगे। तो कोशिश करते हैं बच्चों आज 5 कैटेगरी की डिजीज हम एक साथ कंप्लीट कर लें। नोट्स आपके पास आ चुके हैं, बस सुनते जाएं, समझते जाएं और बाद में फिर बच्चों आप इसको रिवाइज कीजिएगा। और आज की क्लास अगर हमने 5 कैटेगरी डिसऑर्डर पढ़ लिए, मैं उम्मीद करता हूं नीट 2026 का एक सवाल आज की क्लास से निकलेगा बच्चों, है ना। फिर दोहराता हूं, आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बच्चों आज मैं आपके सामने पहली जो शुरू करने जा रहा हूं वो है बैक्टीरियल डिजीज, यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। पहले जी समझिए, मैं आपको 5 पॉइंट पढ़ाऊंगा ना बच्चों, उसमें एक पॉइंट आएगा ट्रीटमेंट। तो एक काम करते हैं, ट्रीटमेंट वाला पॉइंट मैं आपको एक साथ ही बता देता हूं बच्चों।
बैक्टीरिया को मारने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक्स का। बेटा एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं आती हैं। वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग्स आएंगे, फंगस के लिए एंटी फंगल क्रीम्स आएंगी, जैसे हेलमिंथ के लिए एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन आती हैं। तो बेटा कोई सी भी बैक्टीरियल बीमारी हो उसका ट्रीटमेंट मैं आपको एक साथ ही बता रहा हूं, दैट इज एंटीबायोटिक्स। मैंने आपको एक साथ बता दिया। तो चाहे आज हम टाइफाइड पढ़ें, निमोनिया पढ़ें, बेटा इनका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा? एंटीबायोटिक्स होगा। मैंने आपको एक साथ ही बता दिया। चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं। पहले बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, इनको आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहली जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं बच्चों, वो है टाइफाइड। एक एक वर्ड समझाऊंगा। टाइफाइड को बच्चों एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। टाइफाइड को बच्चों मैरी मेलन डिजीज भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में ये सारी बातें मैं फिर दोहरा रहा हूं। बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड और निमोनिया आपको डिटेल में याद होनी चाहिए। बाकी जो है बस आप सुन लेना, याद हो जाता है तो वेल एंड गुड बच्चों ना, बाकी एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिएगा। सुनिए, तो बैक्टीरिया से होने वाली पहली बीमारी आपके सामने पेश कर रहा हूं, दैट इज टाइफाइड। वही 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है बच्चों पैथोजन। तो पैथोजन क्या है? टाइफाइड जिस बैक्टीरिया से होती है उसका नाम है बच्चों साल्मोनेला टाइफी। तो पहला पॉइंट हो चुका है, पैथोजन का नाम है बच्चों साल्मोनेला टाइफी। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों मोड ऑफ ट्रांसमिशन। समझिए आखिर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कैसे आता है? तो ये आता है बच्चों कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। इस वर्ड का मतलब समझिए, हमारे खाने पीने का कोई भी सामान अगर वो किसी पैथोजन से जो है कंटामिनेट हो चुका है, इसका मतलब क्या बच्चों? हमारे खाने पीने के सामान में, बेसिक्स से समझा रहा हूं, हमारे खाने पीने के सामान में अगर वो पैथोजन प्रेजेंट है तो कहा जाएगा हमारा फूड और वाटर जो है उस पैथोजन से कंटामिनेट हो चुका है। और ऐसा फूड और ऐसा वाटर अगर हम कंज्यूम करेंगे तो ऐसे फूड और वाटर के माध्यम से वो पैथोजन हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो समझिए साल्मोनेला टाइफी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बच्चों? ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमारी बॉडी में पहुंचेगा। पर एक चीज समझिए बेटा, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जाएगा। अब चाहे वो खाना हो चाहे वो पीना हो, इसको हम कहां से लेंगे बच्चों? माउथ से। यानी कि ये जो बैक्टीरिया हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाता है बच्चों। ये समझ में आ गया? अगर बेटा कोई एरोसोल इन्फेक्शन होगा, सांस के द्वारा जाएगा तो वो तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा ना। पर समझिए ये जो बैक्टीरिया है बच्चों ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जाएगा। और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से कोई भी पैथोजन चल जाए, इसका मतलब वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। पर समझिए हर पैथोजन को कुछ ना कुछ पसंद होता है बच्चों। जैसे कि एचआईवी को जो है, एचआईवी को टी हेल्पर और मैक्रोफेज पसंद है, जैसे कि बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह से बच्चों जो साल्मोनेला टाइफी है उसको हमारी इंटेस्टाइन पसंद है। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए बच्चों। तो साल्मोनेला टाइफी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से कहां चला जाता है? हमारी इंटेस्टाइन में। और बेटा इंटेस्टाइन में जब वो पहुंचेगा उसकी वजह से बॉडी इन्फ्लेमेशन तो करेगी और इन्फ्लेमेशन में फीवर हमें देखने को मिलेगा। तो समझिए इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन की वजह से इस बीमारी में फीवर आएगा। इसीलिए इस बीमारी का एक और नाम है बच्चों एंट्रिक फीवर। एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। एक बच्चा लिख रहा है एंट्रिक क्यों कहते हैं? परेशान मत होइए, मैं हूं ना आपके साथ, एक एक चीज समझाऊंगा, बस आप सुनते जाइए। तो एंट्रिक का मतलब होता है बच्चों एलिमेंट्री कैनाल यानी इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन का ये पैथोजन है और इंटेस्टाइन में इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन से फीवर आ जाएगा बच्चों। तो इंटेस्टाइन में पैथोजन की वजह से फीवर आ रहा है, इसलिए इस बीमारी को एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। एनसीईआरटी कहती है जब आप टाइफाइड की बात कर रहे हैं तो एक क्लासिकल एग्जांपल है, वो डिस्कस करना भी बनता है। किसका बच्चों? मैरी मेलन के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों। ये 2 बीमारियां आप ध्यान से पढ़ेंगे। बेटा एनसीईआरटी कहती है जब आप टाइफाइड की बात कर रहे हो तो एक महिला का जिक्र होना बहुत जरूरी है जिनका नाम है मैरी मेलन। अब मैं आपको वो कहानी समझाता हूं बच्चों। न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क बहुत बड़ा शहर है, न्यूयॉर्क में बच्चों मैरी मेलन नाम की जो है एक महिला हुआ करती थी। उनका नाम है बच्चों मैरी मेलन। और कमाल की बात क्या है, उनका केस जो है डिस्कस करना इसलिए भी बनता है क्योंकि बच्चों वो चमत्कार की बात कर रहे हैं। She was the classical carrier, she was the healthy carrier of Salmonella typhi। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? उनकी इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया रहता था पर उनको टाइफाइड नहीं होता था। इस चीज को समझें। ऐसा नॉर्मली होगा थोड़ा ना बच्चों। अगर हमें साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हो गया तो हमें टाइफाइड हो जाएगा। और बेटा मैरी मेलन का एग्जांपल इसलिए डिस्कस करना बनता है क्योंकि मैरी मेलन वाज द हेल्दी कैरियर ऑफ टाइफाइड या फिर साल्मोनेला टाइफी। बेटा उनकी इंटेस्टाइन में ये पैथोजन रहता था पर उनको टाइफाइड नहीं था। अब कमाल की बात समझिए, उनकी एलिमेंट्री कैनाल में ये पैथोजन है तो जब भी उनका फीकल मटेरियल निकलता होगा उसमें ये पैथोजन आता होगा। और उसी की वजह से हो सकता है अगर वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करती हो और उनके फीकल मटेरियल से, बेटा वो प्रोफेशन से कुक थी, लोगों के यहाँ खाना बनाती थी,
तो हो सकता है अगर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन ना रखती होंगी तो उनके फीकल मटेरियल से जिनके यहाँ खाना बनाती होगी उनका फूड जो है वो कंटामिनेट हो जाता होगा, और वो लोग ओरल रूट से उस फूड को अंदर लेते होंगे तो उनमें जो है पैथोजन चला जाता होगा ना बच्चों। इसी को कहते हैं फीको ओरल रूट। इस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों, यानी फीसेज में कोई पैथोजन है और फीसेज से होता हुआ अगर बच्चों वो जो है किसी फूड या वाटर को कंटामिनेट कर दे और ओरल रूट से अंदर चल जाए, इसे कहा जाता है फीको ओरल रूट। यानी कमाल की बात है बच्चों, जो मैरी मेलन आंटी जी थी, शी वॉज द हेल्दी कैरियर ऑफ साल्मोनेला टाइफी, और वो बाय प्रोफेशन कुक थी, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को उस जमाने में टाइफाइड जो है वो तोहफे में दिया था बच्चों। इसीलिए जो है टाइफाइड को उनके नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? मैरी मेलन डिजीज। एक एक बार समझा रहा हूं बच्चों। तो टाइफाइड का नाम है मैरी मेलन डिजीज, और जब भी मैरी मेलन आती थी लोग चिल्लाते थे कि देखो कौन आ गई है, टाइफाइड मैरी आ गई है, यानी उनको कहते थे टाइफाइड मैरी, और उनके नाम से इस बीमारी को कहा जाता है मैरी मेलन डिजीज। बहुत इत्मीनान से पढ़ रहे हैं बच्चों, एक एक वर्ड समझाऊंगा। तो हम टाइफाइड पढ़ रहे हैं, चलिए बच्चों हम रफ्तार बढ़ाते हैं, बस आप सुनते जाइए। तो पहला पॉइंट पैथोजन साल्मोनेला टाइफी। दूसरा मैंने आपको बता दिया ये जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जाएगा। अब सारे सिम्टम बच्चों मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं, एनसीईआरटी, ध्यान सुनिएगा। पहले तो समझिए बच्चों, ये मान लेते हैं हमारी इंटेस्टाइन है। आपको पता है इंटेस्टाइन जो है वो होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इंटेस्टाइन के अंदर मान लो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये बैक्टीरिया पहुंच गया। थोड़ा सा आपको आइडिया बच्चों, इंटेस्टाइन के सबसे अंदर जो मिलेगी वो है बच्चों म्यूकोसा। वैसे डाइजेशन सिलेबस से हट गया बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। सारे सिम्टम मैं आपको सीक्वेंस में समझा दूंगा, बाकी आप रट सकते हैं बच्चों, वो तो ऑप्शन हमेशा है ही ना। समझिए अब इस बारे में क्या क्या सिम्टम आते हैं। ये बैक्टीरिया पहुंचा हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में, चिपक गया, वहां पर बच्चों ये टॉक्सिन रिलीज करना शुरू करेगा, उसकी वजह से इंटेस्टाइन की वॉल में घाव हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। तो एक सिम्टम क्या मिला बच्चों? इंटेस्टाइनल अल्सर। सीक्वेंस में समझा रहा हूं, देखिए क्या हो जाएगा बच्चों? इंटेस्टाइनल अल्सर, ऐसा कुछ। अब एक चीज समझिए क्या होगा बेटा, अगर मान लेते हैं वहां पर इसने अपने टॉक्सिन रिलीज किए तो हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि वो टॉक्सिन दूसरी जगह पर स्प्रेड ना हो, तो हमारी बॉडी इंटेस्टाइन की वॉल में क्या शुरू कर देगी बच्चों? इन्फ्लेमेशन। तो इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा, और याद कीजिए इन्फ्लेमेशन में पेन ही तो मेन है ना, यानी इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होगा, उससे स्टमक में पेन शुरू हो जाता है, पूरे एब्डोमेन रीजन में पेन शुरू होता है। तो हम कहेंगे क्या देखने को मिलेगा? स्टमक पेन। एक एक सिम्टम मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, क्या हो जाएगा? स्टमक पेन हो जाएगा, ऐसा कुछ। और चीज समझिए बच्चों, आपको पता है अगर इंटेस्टाइन की वॉल में हो गया इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग भी तो होती है, तो इंटेस्टाइन की जो वॉल है बच्चों वो स्वेल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन की वॉल में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, जिसकी वजह से फूड आगे बढ़ता है, पेरिस्टाल्सिस होता है, वो अफेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो पेरिस्टाल्सिस अगर प्रॉपर्ली नहीं होगा तो अंदर जो भी भरा हुआ है वो मटेरियल आगे मूव नहीं करेगा, तो इंसान को कब्ज हो जाएगी, यानी कि कॉन्स्टिपेशन। सीक्वेंस में समझिए, बाकी आप रट तो सकते हैं ना बच्चों। क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन। और सोचिए एक बार अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया, पहले से अगर एलिमेंटिंग भरी हुई है वही अगर खाली नहीं होगी तो इंसान को दोबारा भूख भी तो नहीं लगेगी ना बच्चों। हाइपोथैलेमस के हंगर सेंटर एक्टिवेट ही नहीं होंगे, भूख ही नहीं लगेगी, यानी कि भूख मर जाएगी बच्चों, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, जिसको एनोरेक्सिया कहते हैं। और सोचिए अगर भूख नहीं लगेगी, इंसान खाएगा नहीं, तो अचानक से उसके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस। पर एक चीज समझिए बच्चों, कोई सी बीमारी हम पढ़ें उसमें जो हेडेक होना, जो है फीवर होना, ये सब तो नॉर्मल सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसमें आपको हेडेक देखने को मिलेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूंगा बच्चों। तो टाइफाइड में क्या हो रहा है, यहां सस्टेन्ड हाई फीवर होता है बच्चों, यानी बुखार तेज तो आएगा पर ये बुखार सस्टेन्ड होता है, लंबे समय तक चलता है। मान लेते हैं 15-20 दिन तक बुखार चल रहा है, उतर ही नहीं रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सस्टेन्ड हाई फीवर। पर याद रखना कितना? 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इंपॉर्टेंट चीज भी बताता चल रहा हूं बच्चों, यानी कुछ याद रहे ना रहे ये याद होना चाहिए कि टाइफाइड में सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स इट। अब अगर हम बात करें बच्चों इसके डायग्नोसिस की, तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, विडाल टेस्ट एग्जाम में कई बार आ चुका है, नीट 2026 में फिर से हो सकता है बच्चों। जैसे हम HIV के लिए एलाइजा टेस्ट करते हैं बच्चों, ये याद ही तो करना है ना। तो समझिएगा टाइफाइड के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। एक बार पता चल गया कि टाइफाइड है तो ट्रीटमेंट में क्या चलेगा बच्चों? एंटीबायोटिक्स। अब तो ऐसा वैक्सीनेशन वाला लेक्चर आपको याद होना चाहिए बच्चों। टाइफाइड के लिए प्रोफाइलेक्सिस भी तो है ना, याद करो बच्चों। इसके लिए वैक्सीन भी तो आता है, टैब वैक्सीन हमने पढ़ा था बच्चों, याद कीजिए। किल्ड इनएक्टिव में PQRST, लास्ट में जो टी था वो टैब वैक्सीन, यानी समझिए प्रोफाइलेक्सिस में टाइफाइड के लिए वैक्सीन भी आता है।
पर अगर टाइफाइड हो गया तो ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? एंटीबायोटिक्स। अगर एंटीबायोटिक्स लेंगे तो बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं बच्चों, पर अगर इसको इग्नोर किया जाए तो अब धीरे धीरे क्या होगा? एक्सट्रीम केस में वो जो इंटेस्टाइन में अल्सर हुए ना बच्चों, वो अल्सर धीरे धीरे इतने बढ़ जाते हैं, इंटेस्टाइन की वॉल में क्या हो जाता है? परफोरेशन हो जाता है बेटा, इंटेस्टाइन की वॉल में आर पार छेद हो जाता है। अब वो दवाइयों से ठीक नहीं होता है, सर्जरी करवानी पड़ती है, और कई बार देखा जाता है कि एक्सट्रीम केस में पेशेंट की डेथ हो जाती है ड्यू टू इंटेस्टाइनल परफोरेशन। एनसीईआरटी की बात है, याद होनी चाहिए। तो पहली बैक्टीरियल बीमारी हमने कंप्लीट की बच्चों, दैट इज टाइफाइड। दैट्स इट। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, टाइफाइड में क्या याद रखना है? साल्मोनेला टाइफी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मैरी मेलन के बारे में नाम याद रखना है, विडाल टेस्ट याद रखना है, और सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज ऑल अबाउट टाइफाइड। बेसिक बातें याद रखेंगे। अब मैं आपके सामने बच्चों अगली जो बैक्टीरियल बीमारी है वो है बच्चों निमोनिया। वही 5 पॉइंट्स है, आइए कंटिन्यू करते हैं बच्चों, रट नहीं है ना, समझें। पहला आता है पैथोजन। तो सुनिएगा, निमोनिया जिस बैक्टीरिया से होती है उसका नाम है बच्चों, उसका नाम है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। बच्चों एनसीईआरटी में दोनों नाम लिखे हुए हैं, दोनों अलग अलग बैक्टीरिया हैं, मैंने स्लैश करके लिखा है, पर ध्यान रखना अलग अलग बैक्टीरिया। तो निमोनिया किससे होगी? स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया है या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अब समझिए बच्चों, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो एनसीईआरटी कहती है बेटा ये वाला तो जाता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, ये जो निमोनिया वाला बैक्टीरिया बच्चों ये जाता है ड्रॉपलेट या फिर एरोसोल इन्फेक्शन से, ऐसा कुछ। एक चीज समझिए बच्चों, निमोनिया वाला जो बैक्टीरिया ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है बच्चों, ये रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो सोचिए, आपको पता है बच्चों, छींकते समय या खांसते समय छोटे छोटे जो हैं वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, उन्हीं को साइज के अकॉर्डिंग बच्चों हम एरोसोल्स कैटेगरी में रख रहे हैं। अब अगर मान लो बच्चों मुझे अगर निमोनिया का इन्फेक्शन है तो मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। अब अगर मैं स्नीज करता हूं या कफ करता हूं तो कोई ना कोई ड्रॉपलेट्स बनाऊंगा और उसमें ये बैक्टीरिया होगा। अब अगर आप मेरे नजदीक हैं और आप सांस के माध्यम से उन ड्रॉपलेट्स को अंदर ले लेंगे तो बेटा ड्रॉपलेट्स और एरोसोल की मदद से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, ऐसा कुछ। बाकी एनसीईआरटी की बात ये भी याद रखना बच्चों, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके द्वारा जो यूज की गई चीजें हैं, जैसे कि उसके द्वारा यूज का एक बर्तन है यूटेंसिल्स, या फिर उसके द्वारा यूज किए गए ग्लास से भी जो है ये सांस के द्वारा बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। पूरी लाइन एनसीईआरटी के बच्चों। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो सीक्वेंस याद रखेंगे बच्चों कि निमोनिया के अंदर जो है कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये कैसे जाएगा बच्चों? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर एनसीईआरटी कहते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के यूटेंसिल्स या फिर उसके द्वारा यूज किए ग्लास के द्वारा भी, ऐसा कुछ। अब एक चीज समझिए बच्चों, अगर आप देख रहे हो, अब मैं साइंस और सिम्टम की अगर बात करूं, आपने देखा ये बैक्टीरिया जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, पर सबको कुछ ना कुछ पसंद है ना बच्चों। इसको पसंद है बच्चों एल्वुलाई प्रेजेंट ऑन द लंग्स, यानी मैं कह सकता हूं निमोनिया इज द इन्फेक्शन ऑफ एल्वुलाई ऑफ लंग्स। एक लाइन में समेटे, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, गलती ना हो जाए। एलर्जी ऑफ लंग्स अगर आ जाए तो वो है अस्थमा। शब्दों को ध्यान से पढ़ना बच्चों, इस बार ध्यान समझना बच्चों। बच्चे लिख रहे हैं कि सर इस बार सिलेक्शन पक्का है, बहुत मेहनत चल रही है, सिर्फ कहने की बात नहीं है बेटा। अगर आ जाए लंग्स की एलर्जी तो वो अस्थमा है, पर अगर पूछा जाए लंग्स का इन्फेक्शन, एल्वुलाई का इन्फेक्शन, तो वो क्या है बच्चों? निमोनिया है। एक लाइन में अगर समेटूं, व्हाट इज निमोनिया? इट इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स या इन्फेक्शन ऑफ एल्वुलाई ऑफ लंग्स। ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर मैं आपको सारे सिम्टम समझाऊं बच्चों, समझिएगा। आपको पता है निमोनिया में क्या हो रहा है? एल्वुलाई के अंदर इन्फेक्शन होगा, तो बच्चों यहां पर क्या होता है? जो रेस्पिरेशन होता है उसमें सीवियर प्रॉब्लम आ जाएगी। आप सोचिए ना, एल्वुलाई में इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों, और एल्वुलाई से गैसेस का एक्सचेंज मोस्टली होता है, रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। बट अगर एल्वुलाई में इन्फेक्शन होगा तो एनसीईआरटी कहती है सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। क्योंकि रीजन समझिए, यहां पर जिन एल्वुलाई में हवा होनी चाहिए बच्चों उनमें जो है फ्लूइड भर जाता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट चीज बताऊं बच्चों, जब स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी का इन्फेक्शन होता है, आपको पता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिनका काम है म्यूकस को ओरल कैविटी की तरफ मूव करना बच्चों। पर इस बीमारी में जो सीलिया होते हैं उनका मूवमेंट अफेक्ट हो जाता है, और सीलिया का अगर मूवमेंट अफेक्ट हो गया तो वो म्यूकस ओरल कैविटी में प्रोपेल होने की बजाय वो डाउनवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और एल्वुलाई में भर जाता है बच्चों। यानी जिन एल्वुलाई में हवा होनी चाहिए उनके अंदर बच्चों फ्लूइड भर जाता है, यानी क्या हो जाता है? फ्लूइड फिल्ड एल्वुलाई हो जाती है। और बेटा अगर एल्वुलाई में फ्लूइड भर गया तो आपको जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो
कम हो जाएगा ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन में सीवियर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दैट्स इट। अब आपको एक चीज तो समझ में आ रही बच्चों, देखिए यहां पर जो है बुखार आएगा पर चिल्स के साथ आएगा, तो ध्यान रखना है यहां पर जो है फीवर विद चिल्स, ये हम दो जगह यूज करेंगे बच्चों। एक और जगह हम पढ़ेंगे मलेरिया में, आपको पता है मलेरिया में जो है कपकपी के साथ जो है बुखार आता है बच्चों, तो ध्यान रखना निमोनिया में और मलेरिया में फीवर विद चिल्स हमें देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज समझिए, अगर एल्वुलाई में फ्लूइड भर गया बच्चों तो गैसेस का एक्सचेंज कम होगा ना, तो धीरे धीरे ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो उसकी वजह से उसको कहा जाता है बच्चों साइनोसिस। आपने शायद सुना हो ब्लू बेबी सिंड्रोम। बेटा अगर मान लेते हैं एक्सचेंज कम होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है ब्लूइश कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है। ये तो एक्सट्रीम केस की बात है बच्चों, और एनसीईआरटी कहती है सीवियर केसेस में लिप्स एंड नेल्स टर्न्स ग्रेइश टू ब्लूइश इन कलर। तो ये लाइन ध्यान रखना बच्चों कि सीवियर केस में लिप्स एंड नेल्स टर्न्स ग्रेइश टू ब्लूइश इन कलर। बच्चों अगर लिप्स या फिर आईज जो है अगर वो येलोइश होने लग जाए तो इसका मतलब वो जॉन्डिस है बच्चों, वो पीलिया का जो है सिम्टम है। और सोचिए अगर ब्लड में ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो जाएगी तो हमारी जो लिप्स हैं और नेल्स जो हैं ये ग्रे से ब्लूइश टोन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। बच्चों ये डिपेंड करता है निमोनिया की सिविरिटी कितनी है। अगर निमोनिया अभी कम लेवल पर है तो ग्रेइश कलर होंगे, पर अगर निमोनिया एक्सट्रीम केस में पहुंच गया तो क्या हो जाते हैं बेटा, ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। ऐसा कुछ। अब ट्रीटमेंट तुम्हें क्या होगा, एंटीबायोटिक चलेगी। इसके लिए अलग से कोई हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं याद रखना है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, निमोनिया इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, तो क्या करते हैं बच्चों, चेस्ट का एक्सरे कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि निमोनाइटिस यानी लंग्स में इंफेक्शन है या नहीं है। दैट्स इट। और ट्रीटमेंट तो क्या चलेगा बच्चों, एंटीबायोटिक्स। अगर टाइम पे लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, इग्नोर करेंगे तो फिर उसके बाद बच्चों जो है ड्रिप चढ़ानी पड़ती है, इंजेक्शन से लेना पड़ता है, या फिर कभी कभी इंसान को जो है वेंटिलेटर पर शिफ्ट होना पड़ता है। इसके लिए बच्चों प्रोफाइलेक्सिस भी है, वैक्सीन भी आता है। याद कीजिए PQRST में जो P था, P में 3 थे ना बच्चों, निमोनिया, पर्ट्यूसिस और प्लेग। तो निमोनिया के लिए जो है वैक्सीन आता है, किल्ड वैक्सीन होता है, वो बातें हमने यहां पर लिखी है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बच्चों ये दो आपको याद होने चाहिए। दैट्स इट। एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है कि टाइफाइड और निमोनिया ये डिटेल में लिखे हुए हैं। बाकी एनसीईआरटी क्या कहती है, बाकी बीमारियों के सिर्फ नाम लिखे हैं, और क्या कहती है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अदर बैक्टीरियल डिजीज। अब चूंकि एनसीईआरटी में नाम लिखे हुए हैं इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा बच्चों, पर कम से कम जो है ये दो आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, एनसीईआरटी ने लाइन क्या लिखी है, एनसीईआरटी लिखती है डिसेंट्री, प्लेग एंड टिटनस, दीज आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। दैट्स इट। मैं फिर दोहरा रहा हूं बच्चों, परेशान नहीं होना है, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। एनसीईआरटी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, पर अगर आप ज्यादा याद रख सकते हैं तो याद रखने में कोई बुराई नहीं है ना बच्चों। तो आपको जो है टाइफाइड और निमोनिया जो है ये डिटेल में याद होना चाहिए। दैट्स इट। कुछ बच्चे लिख रहे हैं हमें अभी याद हो गया है। अब बच्चों बस अब बाकी जो बैक्टीरियल बीमारी मैं आपको बता रहा हूं बस आप सुन लेना, याद रह जाए तो ठीक है, वरना फिर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना बच्चों ना। चलिए अगली जो बैक्टीरियल बीमारी बच्चों वो है डिसेंट्री। पहले मैं आपको एक वर्ड समझाऊं बच्चों, एंट्री का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूंगा बच्चों ना। एंट्री का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल यानी इंटेस्टाइन। डिस का मतलब होता है बच्चों डिस्कंफर्ट। अगर एलिमेंट्री कैनाल में डिस्कंफर्ट है उसे हम कहते हैं डिसेंट्री। ये बेटा एक कॉमन शब्द है। अब यहां पर हम बैक्टीरिया से होने वाली डिसेंट्री की बात कर रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, ये सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है एक प्रोटोजोआ से होने वाली डिसेंट्री जिसे कहा जाता है बच्चों अमीबिक डिसेंट्री, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होती है। पर देखिए चूंकि ये बैक्टीरिया से हो रही है तो ये बैक्टीरियल डिसेंट्री बच्चों, और यहां बैक्टीरिया कौन सा है, शिगेला डिसेंट्री, इसलिए इसको शिगेलोसिस भी कहते हैं। हमारे सिलेबस में एंटामीबा से होने वाली उसको अमीबाइसिस कहते हैं। पर बच्चों मैं आपको बस इसलिए समझा रहा हूं, डिसेंट्री है मतलब ये एलिमेंट्री कैनाल में डिस्कंफर्ट है, और एलिमेंट्री कैनाल में डिस्कंफर्ट इसका मतलब पैथोजन, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कैसे जाएगा बच्चों, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फीको ओरल रूट हो सकता है। अब जो कंक्लूजन बता रहा हूं ध्यान सुनिए बच्चों, डिसेंट्री शब्द अगर आ जाए बच्चों, डिसेंट्री शब्द आ जाए, कीवर्ड बता रहा हूं सबसे बड़ा, डिसेंट्री शब्द आ जाए तो ध्यान रखना एक्सेसिव ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल या फिर फीकल मटेरियल। दैट्स इट बच्चों। जो फीकल मटेरियल निकलता है, जो स्टूल हम पास करते हैं उसके अंदर अगर ब्लड देखने को मिल जाए और एक्सेसिव म्यूकस देखने को मिल जाए, इसका मतलब वो डिसेंट्री है,
कुछ याद रहे ना रहे, बस ये याद रखना है बच्चों, ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल, दैट्स इट। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये तो बैक्टीरिया वाली डिसेंट्री है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं आपको अमीबाइसिस बताऊंगा वहां भी बस मैं आपको यही बताऊंगा कि याद रखना, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव ब्लड क्लॉट्स एंड म्यूकस इन द स्टूल, दैट्स इट। तो यहां पर हमने बात करी बच्चों बैक्टीरियल डिसेंट्री। आपको सिर्फ नाम याद रखना है बच्चों कि डिसेंट्री बैक्टीरिया से भी हो सकती है। अब जो अगली जो बैक्टीरियल बीमारी बच्चों वो है प्लेग। मैं फिर कह रहा हूं, इतना याद रह जाए, प्लेग बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है बस। पर मैं डिटेल में समझा रहा हूं अपने सुकून के लिए बच्चों ना, सुनिए। प्लेग जो है ये बैक्टीरिया से होती है। पहली बात तो बेटा इसको काली मौत भी कहते हैं। काली मौत क्यों कहते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। मैं इस उम्मीद के साथ पढ़ाता हूं कि मेरा हर बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, तो मेडिकल कॉलेज में भी तकलीफ ना हो, इसलिए मैं समझा दूंगा, मुझे जिंदगी भर याद रखेंगे। सुनिए बच्चों ना, प्लेग जो है आपको तो इतना याद रखना है बैक्टीरिया से होती है। अब इस बार भी क्या होता है मैं आपको समझाता हूं बच्चों। जैसे आपने सुना होगा चूहे की वजह से जो है प्लेग फैलता है, पर चूहे की वजह से नहीं फैलता है। समझाता हूं बच्चों, सुनिएगा। पहले पॉइंट तो क्या होगा, पैथोजन। बेटा बैक्टीरिया से होती है, कौन सा बैक्टीरिया है, यर्सीनिया पेस्टिस या फिर पास्चुरेला पेस्टिस। पहला पॉइंट हो गया पैथोजन, यर्सीनिया पेस्टिस या फिर पास्चुरेला पेस्टिस। ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से प्लेग होता है। पर इस बैक्टीरिया को ट्रांसमिट कौन करता है वो समझते हैं बच्चों। जैसे कि चूहा है, चूहा बेटा रैट है, चूहे के ऊपर जो है बच्चों यहां पर चूहे का एक पैरासाइट होता है रेट फ्ली। रेट फ्ली का मतलब बच्चों बस ये एक काटने वाला जो है आर्थ्रोपोड है, ऐसा आर्थ्रोपोड है जो काट सकता है, समझिएगा। मान लेते हैं चूहा है, चूहे के ऊपर बच्चों एक पैरासाइट है वो है रेट फ्ली, इसे कहते हैं जिनोप्सिला चियोपिस, नहीं याद रखना है। और बेटा ये जो रेट फ्ली है इसके पास प्रेजेंट होता है यर्सीनिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चूहे से प्लेग हो जाएगा, नहीं बच्चों, उस चूहे के ऊपर रेट फ्ली होना चाहिए और उस रेट फ्ली के पास भी क्या होना चाहिए, यर्सीनिया पेस्टिस होना चाहिए। बस मैं ये समझा रहा हूं। अब देखिए बच्चों, आखिर ये बैक्टीरिया हमारे अंदर ट्रांसमिट कैसे होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, मान लेते बच्चों कि बदनसीबी है, कोई चूहा है उसके ऊपर रेट फ्ली भी है और उसके पास यर्सीनिया भी है। अब मान लेते हैं हमारा फूड जो है, मान लेते हैं बच्चों खुला हो रखा हुआ है और ऐसा चूहा भागते हुए निकल गया और गलती से मान लेते हैं हमारी चपाती के ऊपर उसने रेट फ्ली छोड़ दिया जिसके पास यर्सीनिया है। अब आपने जो है चपाती को उठाया खाने के लिए और गलती से मान लेते हैं रेट फ्ली आपकी स्किन में गिरा और उसने काट लिया। उसके पास क्या था, यर्सीनिया, तो उसने यर्सीनिया सीधे कहां डाल दिया, हमारे ब्लड में डाल दिया। बच्चों आप एक चीज समझिए, जो डिसेंट्री वाला और टाइफाइड वाला जो बैक्टीरिया है वो एलिमेंट्री कैनाल में जा रहा है, जो निमोनिया वाला है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है। पर बच्चों यहां पर तो रेट फ्ली के काटने से, और जब कोई जानवर काटेगा सीधे कहां चल जाएगा बच्चों, ब्लड में। तो यहां ये जो बैक्टीरिया ये सीधे ब्लड में चल जाता है। अब ब्लड की मदद से कहीं भी जा सकता है ना, पर सबको कुछ ना कुछ पसंद है बच्चों। तो इस बैक्टीरिया को क्या पसंद है, हमारे लिम्फ नोड्स। क्या प्रेजेंट है बच्चों, लिम्फ नोड्स पसंद है। पर उसमें भी सबसे पहले इसको जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं बच्चों, यानी आर्मपिट्स वाले, यहां वाले जो लिम्फ नोड्स हैं वो इसको पसंद होते हैं। तो ये सबसे पहले चला जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। मान लेते हैं ये एक्सिलरी लिम्फ नोड है बच्चों। अब वहां पर ये बैक्टीरिया पहुंच जाएगा, धीरे धीरे वहां इंफेक्शन करेगा बच्चों, अपना नंबर बढ़ाएगा। और जब अपना नंबर बढ़ाएगा बच्चों तो धीरे धीरे जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाएगी ना बच्चों। और ऐसे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो कि स्वेल हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है बच्चों ब्यूबो, उन्हें कहते हैं ब्यूबो। तो ये प्लेग की पहली स्टेज है जिसे कहा जाता है बच्चों ब्यूबोनिक प्लेग, ऐसा कुछ। जैसे आपको पता है कैंसर में भी अलग अलग स्टेजेस होती है ना बच्चों, तो प्लेग के अंदर भी जो है कुछ स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है ब्यूबोनिक प्लेग। इसका मतलब क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। अगर अभी एंटीबायोटिक ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे ना बच्चों, पर अगर इग्नोर करेंगे, ये बैक्टीरिया कहां प्रेजेंट है, ब्लड में, तो ये ब्लड की मदद से अब बाद में बच्चों धीरे धीरे ये लंग्स में पहुंच जाता है और निमोनिया जैसे सिम्टम आते हैं। अगर निमोनिया जैसे सिम्टम आ जाए तो इसे कहा जाता है निमोनिक प्लेग, ये सेकंड स्टेज है। और अगर अभी भी अगर हमने इग्नोर किया बच्चों, ट्रीटमेंट नहीं लिया प्रॉपर्ली, तो धीरे धीरे पूरी बॉडी का ब्लड इन्फेक्ट हो जाता है। और जब पूरी बॉडी का ब्लड इन्फेक्ट हो जाए, मेडिकल टर्म्स में उसे कहा जाता है बच्चों सेप्टिसीमिया। मिया सफिक्स यूज होता है ब्लड के लिए। सेप्टी का मतलब होता है इन्फेक्शन, तभी तो आपने सुना होगा इन्फेक्शन के खिलाफ जो क्रीम आती है एंटीसेप्टिक। बेटा सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्शन, तभी तो हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक। तो यहां पर बेटा क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ब्लड इन्फेक्ट हो जाएगा बॉडी का, उसे कहा जाता है सेप्टिसीमिया। तो ये प्लेग की लास्ट स्टेज जो बच्चों, इसको सेप्टिसीमिक प्लेग कहा जाता है, ऐसा कुछ। और देखो बेटा एक बार अगर मान लेते हैं पूरा ब्लड अगर इन्फेक्ट हो गया
तो धीरे धीरे ब्लड वेसल जो है वो रप्चर होने लग जाती है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर आने लग जाता है, टिश्यू फ्लूइड में इकट्ठा हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाता है, ब्रेन को सप्लाई बंद हो जाती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। ऐसा कुछ, पर इसको काली मौत क्यों कहते हैं बच्चों, समझिए। एक एक चीज समझा रहा हूं, आप तो ये याद रखना बच्चों, प्लेग बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, मैं तो समझा रहा हूं ना आपको, कोशिश तो करूंगा ना मैं, आप भी कर लीजिए। बेटा क्या होगा, पहले क्या हो रहा है, पूरा ब्लड बाहर आ गया, चमड़ी के नीचे जमा हो जाएगा, तो पूरी बॉडी जो है पहले रेड दिखेगी, पर थोड़ी दिन के बाद धीरे धीरे जो है वो बॉडी ब्लैक में जो है कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा दरवाजे में अगर कभी उंगली आ जाती है, शुरुआत में रेड होती है, पर थोड़े टाइम के बाद बच्चों वो ब्लैक पड़ जाती है, तो पूरे इंसान का शरीर जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो मौत के बाद जो है शरीर काला पड़ जाता है, इसलिए इसको काली मौत कहते हैं, यानी कि ब्लैक डेथ कहा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट प्लेग। आपको तो याद रखना है कि प्लेग जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अगली जो बैक्टीरियल बीमारी बच्चों वो है कौन सी, हमारी डिप्थेरिया। इतना याद रखेंगे, ये बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। बेटा इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बिल्कुल निमोनिया वाले की तरह, यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, ये भी जाएगा बेटा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और जाहिर सी बात है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जाएगा तो कहां जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। पर बेटा निमोनिया वाले को तो लंग्स पसंद है ना, इसको थ्रोट पसंद है, यानी कि फेरिंग्स। बेटा ये फेरिंग्स में चला जाता है, थ्रोट में चला जाता है, वहां इंफेक्शन करता है और धीरे धीरे जो इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। समझिएगा, हर थ्रोट इन्फेक्शन या हर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जो है बच्चों वो निमोनिया नहीं है। अगर मैं अलग अलग करूं, याद करो, अगर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है वो अस्थमा भी तो हो सकता है, अगर थ्रोट इन्फेक्शन है वो जुकाम में भी तो हो सकता है, पर वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रोट इन्फेक्शन प्लस सफोकेशन, ये दो शब्द एक साथ मिल जाए तो हम टिक क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, डिप्थेरिया, दैट्स इट। तो याद रखना डिप्थेरिया में बच्चों आपको वर्ड मिल जाए थ्रोट इन्फेक्शन प्लस सफोकेशन, दैट्स इट। इतना याद रखना बच्चों, मेडिकल कॉलेज के लिए बता दिया। बेटा हर थ्रोट इन्फेक्शन जो है डिप्थेरिया नहीं होता है, हर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जो है डिप्थेरिया नहीं होता है, वो अलग अलग भी तो हो सकते हैं। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन प्लस सफोकेशन एक साथ मिल जाए तो आंसर क्या चल जाएगा बच्चों, डिप्थेरिया, ये याद होना चाहिए, दैट्स इट। कीवर्ड बता दिया बच्चों, बाकी एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है। और बाकी जो चीजें बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। इसके लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन आता है ना, डीपीटी, याद करो। इसके लिए टॉक्सोइड भी तो आता है, बताया था टॉक्सोइड, डीटीबीटी, टीटी, रिवाइज आपको करना पड़ेगा बच्चों, दैट्स इट। बच्चों अगली जो बैक्टीरियल बीमारी है वो है टिटनस। इतना याद हो जाए कि टिटनस जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। पर चलिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, आपके नीट एग्जाम को 3 शब्द पसंद है बच्चों, स्पाज्म, टिटेनी और टिटनस। तो आज वो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मेहनत कर रहा हूं, सुनिएगा। टिटनस एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। अब खास बात, अभी तक आपने जितनी बैक्टीरियल बीमारियां देखी ना बच्चों, उसमें एडल्ट बैक्टीरिया बॉडी में घुसता है, इस बीमारी में बैक्टीरिया बॉडी में नहीं घुसता है, उसके जो स्पोर्स होते हैं ना बच्चों वो बॉडी में घुसते हैं, और उसके जो स्पोर्स होते हैं वो जनरली पाए जाते हैं जंग लगे हुए लोहे में या फिर मिट्टी में। आपने सुना होगा ना, किसी रस्टेड आयरन से चोट लगती है तो हम टिटनस का इंजेक्शन लेने चल जाते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हर जंग लगे हुए लोहे से टिटनस हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर वहां इसके स्पोर प्रेजेंट हैं तो फिर ऐसा कुछ, तो देखिए मैंने लिखा है बच्चों, रस्टेड आयरन या फिर सॉइल में गिरने से, तो बेटा वहां से अगर इंफेक्शन हो रहा है, ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूं। मान लेते बच्चों किसी लोहे पर जंग लगा हुआ है और दुर्भाग्यवश वहां पर इसके स्पोर हैं। अब वहां से अगर चोट लग गई बच्चों तो ब्लीडिंग हो गई ना, तो इसके एंडोस्पोर सीधे कहां आएंगे, ब्लड में। तो बेटा बिल्कुल प्लेग वाली की तरह है, ये जो इसके स्पोर हैं वो कहां आ रहे हैं, ब्लड में आ रहे हैं, दैट्स इट। और एक बार इसके स्पोर ब्लड में आ जाते हैं, ब्लड में आने के बाद बच्चों फिर वो एडल्ट बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है। देखिए मैंने लिखा है, इसके जो एंडोस्पोर हैं वो ब्लड में आते हैं और ब्लड के अंदर आने के बाद वो एडल्ट बैक्टीरिया में कन्वर्ट होते हैं। अब बेटा टिटनस का जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, वो क्या करता है समझिएगा। बेटा आज बहुत कुछ पढ़ेंगे, बस आप सुनते जाइए। वो क्या करता है सुनिएगा। ये जो बैक्टीरिया ना बच्चों, ये अंदर आकर जो है एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं टेटनोस्पाज्मिन। क्या कहते हैं बच्चों, टेटनोस्पाज्मिन। और इस टॉक्सिन का काम क्या है, ये हमारी वॉलेंटरी मसल्स को बार बार स्टिमुलस देता है ताकि वो क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करें बच्चों, दैट्स इट। एक चीज समझिए, अगर किसी वॉलेंटरी मसल में सडन इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाए उसे हम कहते हैं बच्चों स्पाज्म। व्हाट इज स्पाज्म, सडन इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन इन ए मसल। कभी कभी आपने देखा होगा किसी वॉलेंटरी मसल में अचानक से कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, उसे कहा जाता है बच्चों स्पाज्म। अब समझिएगा, पहले टेटनोस्पाज्मिन आएगा, ये वॉलेंटरी मसल को स्टिमुलस देगा और उन्हें क्या करवाएगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी,
पर फिर वो रिलैक्स होने की कोशिश करेगी, तब तक टेक्नोस्पाज्म फिर आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्स होने की कोशिश करेगी, टेक्नोस्पाज्म आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन। यानी क्या होगा बच्चों, सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन। यानी मसल रिलैक्स होने की कोशिश करेगी, तब तक फिर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्स होने की कोशिश करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन। पर धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा, टेक्नोस्पाज्म बढ़ेगा, तो अब मसल रिलैक्स हो ही नहीं पाएगी ना बच्चों। यानी सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन में। बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल रिलैक्स हो ही नहीं पाएगी बच्चों। अब समझिएगा, दो शब्द आते हैं बच्चों, एक होता है टिटेनस, एक होता है टिटेनी। टिटेनी हमने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम में पैराथायराइड हार्मोन के अंदर। एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए बच्चों, चाहे टिटेनस हो चाहे टिटेनी हो, समझिए दोनों में होता है सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल रिलैक्स ही नहीं हो पाती है। पर यहां पर कारण अलग है बच्चों। अगर पैराथायराइड हार्मोन के इंबैलेंस की वजह से अगर सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसे कहते हैं बच्चों टिटेनी। पर अगर इस बैक्टीरिया के टेटेनोस्पाज्मिन की वजह से अगर हो रहा है, उसे कहा जाता है टिटेनस। बस इतनी सी बात है बच्चों। यानी कि चाहे टिटेनस हो चाहे वो टिटेनी हो, दोनों में क्या हो रहा है बच्चों, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, या अकॉर्डिंग टू नीट एग्जाम लैंग्वेज लैक ऑफ रिलैक्सेशन, दैट्स इट। मसल रिलैक्स ही नहीं हो पा रही है, लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब अगर ये पैराथायराइड हार्मोन के इंबैलेंस की वजह से हो रहा है तो टिटेनी है, पर इस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो वो टिटेनस है, दैट्स इट। अब समझिए बच्चों, यहां पर जो टिटेनस हो रहा है सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, वो हमारी कुछ वॉलंटरी मसल में होता है। जैसे कि यहां पर जो है 3 मसल मोस्टली अफेक्ट होती है, एक जॉ मसल, एक बैक मसल और एक फेशियल मसल। बेटा यहां पर जॉ मसल होती है मैसेटर, उन्हीं की वजह से हम अपने लोअर जॉ को मूव करते हैं ना बच्चों, भोजन चबा पाते हैं। सोचो कल को मान लो इन मसल में हो गया टिटेनी, तो आपका जबड़ा पूरा पूरा लॉक हो जाएगा ना बच्चों। इसलिए इस बीमारी को कहा जाता है जॉ लॉक डिजीज, या फिर जो है लॉक जॉ डिजीज, ऐसा कुछ लिखा है मैंने, लॉक जॉ या फिर जॉ लॉक, जबड़ा लॉक हो जाएगा। एक चीज समझिए बच्चों, हमारी चेहरे की जो मसल है वो भी तो स्केलेटल मसल है, उनका विल पावर से कंट्रोल करते हैं, तभी तो हम एक्सप्रेशन चेंज करते पाते हैं बच्चों। हम हंस पाते हैं, रो पाते हैं, समझिए एक्सप्रेशन चेंज कर पाते हैं। कल को मान लो इन मसल में अगर हो गया टिटेनी, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, तो आप एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं कर पाओगे ना बच्चों। यानी कि रीसस मंकी की तरह शक्ल हो जाएगी, बंदर की तरह का, उसे कहा जाता है रीसस सार्डोनिकस। वर्ड समझा रहा हूं बच्चों। अगर फेशियल मसल में हो गया टिटेनी तो रीसस मंकी जैसी शक्ल हो जाती है, रीसस सार्डोनिकस। और समझिए हमारी जो बैक मसल होती है ना बच्चों, इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से हम पोस्चर चेंज कर सकते हैं। कल को मान लो इन मसल में हो गया बच्चों टिटेनी, तो तारक मेहता के जो हैं बागाबाई की तरह हो जाओगे। सिंपल सी बात है बच्चों। मतलब देखिए इस तरह से ये सर है, पेट आगे चला गया और टांग ऐसे आ गई, तो इंतजार किस बात का है। ऐसा लगेगा बस रस्सी बांध दो और तीर चला दो ना बच्चों, यानी धनुष जैसा हो जाएगा इंसान। उसके लिए वर्ड्स करते हैं ओफिस्तो, यानी समझिए अगर बैक मसल में टिटेनी हो गई तो धनुष के आकार का शरीर हो जाएगा, ओफिस्तो जैसा टोन हो जाएगा, उसे कहा जाता है ओफिस्तो टोनस, दैट्स इट। मैं फिर दोहराता हूं, आपको क्या याद रखना है, टिटेनस जो है बच्चों वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, इतना आपको याद होना चाहिए, दैट्स इट। बच्चों मैंने यहां पर बैक्टीरिया से होने वाली और भी बीमारियां लिख दी हैं, आपको याद हो जाए तो आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि बच्चों ट्यूबरकुलोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो रही है। जैसे वूफिंग कफ, इसको बेटा काली खांसी कहते हैं, ये बॉर्डेटेला परट्यूसिस की वजह से हो रही है। कोलेरा, विब्रियो कोलेरिया, आपको आइडिया बच्चों ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है। और लेप्रोसी जो है कुष्ठ रोग, वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से हो रही है। तो यहां पर बच्चों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हमने कंप्लीट की है, दैट्स इट। चलिए बच्चों अब हम सीक्वेंस को आगे ले चलते हैं। अगला हम डिस्कस करें हेलमिंथ से होने वाली बीमारी। बच्चों ट्रीटमेंट में आपको एक साथ बताता हूं, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। बेटा हेलमिंथ के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स काम नहीं आएंगे ना, तो हेलमिंथ से अगर बचना चाह रहे हैं तो कौन सी बीमारी दवाइयां, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। बेटा आपको हेलमिंथ तो समझ में आ रहा है, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, फ्लैट वॉर्म्स, चपटे क्रमी, राउंड वॉर्म्स, गोल क्रमी, ये बातें समझ में आना चाहिए। अब ध्यान सुनिए बच्चों, हेलमिंथ से होने वाली 2 बीमारियां हमारे सिलेबस में हैं, एक है एस्केरियासिस और एक है एलिफेंटियासिस। दोनों को ध्यान सुनिएगा। बेटा एस्केरियासिस नाम से पता चल रहा है ये एस्केरिस की वजह से होती है, जिसको कॉमन राउंडवर्म कहा जाता है, एस्केलमेंथिस। और एस्केरिस के बारे में एनिमल किंगडम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा बच्चों, याद कीजिए। मेल एस्केरिस जो है वो छोटा और टेढ़ा होता है, फीमेल एस्केरिस जो है वो स्ट्रेट और बिल्कुल लंबी होती है, ऐसा कुछ ये एनिमल किंगडम में आप पढ़ेंगे, वहां इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, एस्केरिस जो है वो किससे होती है, एस्केरिस से, इसको कॉमन राउंडवर्म। अब एक चीज समझिए बच्चों, पहली बात तो क्या होता है, एडल्ट एस्केरिस बॉडी में नहीं आता है,
कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, वही फीको ओरल रूट से इसके जो अंडे होते हैं बच्चों वो बॉडी के अंदर आते हैं। यह समझिएगा, बाकी जितनी बीमारियां हमने अभी तक पढ़ी उनमें एडल्ट पैथोजन बॉडी में आ रहा है। याद करो, आप टिटनस वाले में एंडोस्पोर आते हैं जो अंदर आकर एडल्ट बैक्टीरिया में कन्वर्ट होते हैं। एस्केरियासिस के अंदर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से इसके जो अंडे होते हैं बच्चों वो बॉडी के अंदर आते हैं। तो इसके जो हैं एग्स जो होते हैं ना बच्चों वो बॉडी में आते हैं। और मैंने आपसे क्या कहा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आएंगे बच्चों, तो इसके जो एग्स होते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। अब समझिए, मान लेते हैं बच्चों ये इंटेस्टाइन है, मैं आपको कट सेक्शन दिखा रहा हूं। मान लेते हैं बच्चों यहां पर जो है इसके एग्स आ गए। अब धीरे धीरे इनमें डेवलपमेंट होगा और इस तरह से एडल्ट एस्केरिस बन जाएंगे ना बच्चों, वर्म लाइक स्ट्रक्चर है। और सोचिए अगर एडल्ट एस्केरिस बन गए तो जो इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो एक लाइन में अगर समेटूं तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए। मैं आपको कीवर्ड्स बताता चल रहा हूं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। एस्केरियासिस के अंदर बच्चों ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होगा। बाकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, अनीमिया है, फीवर है, कुछ बेसिक सिम्टम है, ये आपको याद होनी चाहिए। एक चीज समझिए बच्चों, हमारे यहां इस बीमारी को आम भाषा में कहते हैं पेट में कीड़े पड़ना। आपने सुना होगा बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, जैसे मार्केट में बेंडी नाम की एक सिरप आती है बच्चों, शायद आपने सुना होगा, छोटे बच्चों को पिला देते हैं सोने से पहले बेंडी सिरप। उसमें क्या होता है बच्चों, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ये वर्ड आपको याद नहीं रखना है बच्चों, ये मेडिकल कॉलेज के शब्द हैं। पर क्या करते हैं, सोने से पहले बच्चों को जो है पूरी 10 ml की शीशी पिला देते हैं। और जब बच्चा सुबह फ्रेश होता है तो फीकल मटेरियल के साथ जो है सारे एस्केरिस बाहर चल जाते हैं। कहते हैं ना पेट के कीड़े साफ हो गए, दैट्स इट। वही है बच्चों एस्केरियासिस, इतना याद रखेंगे। एस्केरियासिस में ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों एलिफेंटियासिस, इसको ध्यान सुनेगा, एक एक बार एनसीईआरटी का सुनेंगे। एलिफेंटियासिस क्यों कहते हैं बच्चों इसमें, क्योंकि हाथी जैसा पैर हो जाता है, एसर्शन रीजन, इसलिए इसको हाथी पाव कहते हैं। और ये फाइलेरियल वॉर्म से होती है, इसलिए इसको फाइलेरियासिस कहते हैं। बेटा एसर्शन रीजन, हाथी जैसा बॉडी पार्ट हो जाएगा इसलिए एलिफेंटियासिस। और ये फाइलेरियल वॉर्म से होती है बच्चों, इसलिए इसको कहा जाता है फाइलेरियासिस, ऐसा कुछ। अब समझेगा बच्चों, पैथोजन तो क्या है, ये होती है बच्चों वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुचेरेरिया मलाई की वजह से। दूध पर आने वाली मलाई नहीं है बच्चों ना, एनसीईआरटी में दोनों नाम लिखे हुए हैं, याद होने चाहिए बच्चों। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी या वुचेरेरिया मलाई, इनको फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं बच्चों, इनकी वजह से जो ये बीमारी होती है। एक चीज समझिएगा, आज की क्लास में पहली बार कोई बीमारी आई है जिसमें जो पैथोजन है वो बेटा एक मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे आप, मैं एक साथ आपको बता दूं, 3 बीमारियां हम पढ़ेंगे बच्चों ना, 3 नहीं हम 4 पढ़ेंगे। एक है एलिफेंटियासिस, एक आएंगे बच्चों चिकनगुनिया और डेंगू, और एक आएगी बच्चों मलेरिया। एक साथ बता दूं, इन चारों के जो पॉजिटिव एजेंट हैं उनका वेक्टर कौन है बच्चों, मॉस्किटो है। मॉस्किटो से मेरा मतलब मच्छर ही है बच्चों, मच्छर के पास ही काम नहीं है, मच्छर ही के पास काम बच्चों ना, फीमेल मॉस्किटो। जैसे मैं आपको एक साथ बता दूं बच्चों, जैसे कि जो मलेरिया का एजेंट है वो है बच्चों प्लाज्मोडियम, उसको लेकर जाती है फीमेल एनोफिलिस। चिकनगुनिया और डेंगू जो है उनको लेकर जाती है फीमेल एडिस एजिप्टी, और वुचेरिया को लेकर जाती है फीमेल क्यूलेक्स। पर एक चीज समझे, इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों इन्फेक्टेड, इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्फेक्टेड। अरे हर फीमेल एनोफिलिस से मलेरिया थोड़ा हो जाएगा, उसके पास प्लाज्मोडियम होना भी तो चाहिए, एडिस एजिप्टी के पास चिकनगुनिया डेंगू का वायरस होना भी तो चाहिए। समझिए, इस तरह से जो हमारी क्यूलेक्स है उसके पास ये फाइलेरियल वॉर्म होना भी तो चाहिए। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्फेक्टेड। पर एक से समझे बच्चों, एनसीईआरटी क्या कहती है, जो वुचेरिया होता है, जो फाइलेरियल वॉर्म होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो। इसलिए मैंने यहां पर क्यूलेक्स लिख के काटा है बच्चों। एनसीईआरटी की लाइन तो ये है इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, दैट्स इट। यानी इस लाइन को पढ़कर यह समझ में आता है कि कोई भी फीमेल मॉस्किटो अगर इन्फेक्टेड है इस फाइलेरियल वॉर्म से तो वो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकती है। और किसी एक को चुनना पड़े तो ध्यान रखेंगे बच्चों, मेनली क्यूलेक्स, वो मैंने यहां पर लिखा है। अब मैं आपको सारे साइंस और सिम्टम समझाता हूं बच्चों, थोड़ी सर्कुलेशन की नॉलेज यहां काम आएगी, ध्यान सुनिएगा। बेटा पहली बात तो ये मॉस्किटो बाइट से आएगा, और मॉस्किटो बाइट से तो मच्छर के माउथ पार्ट ऐसे होते हैं कि वो सीधे ब्लड में ट्रांसमिट कर देंगे। तो बेटा ये जो फाइलेरियल वॉर्म है सीधे ये ब्लड में जाएगा। जैसे कि जो प्लेग वाला है वो ब्लड में जाता है, पर उसको क्या पसंद है, लिम्फ नोड्स पसंद है। जो टिटनस वाला है वो ब्लड में जाता है, पर उसको जो है बच्चों हमारी वॉलेंटरी मसल्स पसंद है। ये जो है इसको क्या पसंद है, इसको बच्चों लिम्फेटिक वेसल्स पसंद है। एक चीज समझिएगा, ये ब्लड की मदद से पूरी बॉडी की किसी भी लिम्फेटिक वेसल में जा सकता है, पर एनसीईआरटी कहती है यूजुअली ऑफ द लोअर लिम्स। ये ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट वर्ड है यूजुअली।
मैं फिर कह रहा हूं ये हाथ वाली लिम्फेटिक वेसल में भी जा सकता है, ये ब्रेस्ट वाली लिम्फेटिक वेसल में भी जा सकता है, ये स्क्रोटम वाली लिम्फेटिक वेसल में भी जा सकता है, पर यूजुअली लोअर लिम्ब से यानी पैरों की जो लिम्फेटिक वेसल है वहां पर ये चला जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों, मान लेते हैं कि ये लोअर लिम्ब है, इसको समझिएगा लोअर लिम्ब है। पहली बात तो बच्चों ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, जाहिर सी बात है यहां पर जो है हमें सेल्स देखने को मिल रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड है, समझिएगा। इस तरह से जो है आर्टरी यहां से ब्लड लेकर आएगी, फिर कैपिलरीज बन जाएगी, यहां से एक्सचेंज होगा टिश्यू फ्लूइड। पर आपको पता है बच्चों, अब ये टिश्यू फ्लूइड गंदा हो जाता है, याद कीजिए वापस से जो है जो वेन्स होंगी उसमें इसको रिटर्न करते हैं। और मैंने आपको सर्कुलेशन बताया था बच्चों, इस गंदे टिश्यू फ्लूइड को वेन्स तक कौन लेकर जाती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स। ये बच्चों हमने सर्कुलेशन में डिस्कस किया था, आज वो काम आ रहा है, समझिएगा। अब देखिए क्या होता है, मान लेते हैं बच्चों लोअर लिम्ब है, इसकी लिम्फेटिक वेसल के अंदर जो है ये फाइलल वर्म आ चुका है। पहले तो एक चीज समझिएगा, ये जिस भी ऑर्गन की लिम्फेटिक वेसल में चला जाता है बहुत सालों तक ये वहां पर रहता है बच्चों। एनसीईआरटी कहती है जिस भी ऑर्गन की लिम्फेटिक वेसल में जाएगा यूजुअली ऑफ द लोअर लिम्ब, वहां पर ये मेनी ईयर्स तक रहता है, यानी बहुत सालों तक वहां रहता है। धीरे धीरे जो है ये अपना इंफेक्शन शो करता है। अब देखिए क्या होगा बच्चों, आपको पता है यहां से ब्लड छनता है, टिश्यू बनता है, फिर ये गंदा टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल से होता हुआ वेन्स में वापस जाता है बच्चों। अब देखिए धीरे धीरे लिम्फेटिक वेसल में वुचेरिया वेंट्रोफ्टी बढ़ेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों पूरी लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर देगा ना। और सोचोगे लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो गई तो क्या हो रहा है, इधर से इनकमिंग तो होगी बच्चों, पर आउटगोइंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी ना। यहाँ जो गंदा टिश्यू फ्लूइड है बच्चों वो वापस वेन्स तक जा ही नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे यहाँ टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। और सोचो अगर इस ऑर्गन में टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग गया तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है स्वेलिंग आने लग जाती है। और बहुत सालों में अगर देखा जाए इतनी स्वेलिंग आ जाती है, ये पैर बिल्कुल हाथी के साइज का हो जाता है, इसलिए इसको हाथी पांव डिजीज कहा जाता है, एलिफेंटियासिस। पर समझिए जितना फास्ट मैंने आपको बताया उतना फास्ट होता नहीं बच्चों, इसमें जो है कई साल लग जाते हैं। यानी समझिए अगर मैं ये कह रहा हूं आज अगर किसी में आपको एलिफेंटियासिस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब इन्फेक्शन आज नहीं हुआ है, बहुत साल पहले जो है वो वर्म बॉडी में घुस गया होगा। तभी तो एनसीईआरटी कहती है बच्चों कि एलिफेंटियासिस क्या है, इट इज द स्लोली डेवलपिंग, एनसीईआरटी की लाइन बच्चों, स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। याद कीजिए जो सडन हो जाए वो एक्यूट है, और जो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन की वजह से चलता है वो क्रॉनिक है। एक एक चीज समझा रहा हूं बच्चों। तो व्हाट इज एलिफेंटियासिस? स्लोली डेवलपिंग chronic inflammation of the organ in which they live for many years, usually lymphatic vessels of the lower limbs। आपने एक चीज देखी बच्चों, यहां पर जो पैर है उसका फॉर्म बना या बिगड़ गया? बिगड़ गया बच्चों, यानी क्या हो रही है, डिफॉर्मिटी। पर यहां पे बेटा छोटी मोटी डिफॉर्मिटी थोड़ा ना हो रही है, जैसे कि फ्रैक्चर होता है तो भी स्वेलिंग आ जाती है, फॉर्म बिगड़ जाता है। पर यहां तो बच्चों बहुत बड़े लेवल पर डिफॉर्मिटी होगी, यानी कि ग्रॉस डिफॉर्मिटी। तो एनसीईआरटी का वर्ड है ग्रॉस डिफॉर्मिटी। पर मैं आपको एक चीज समझा दूं, सिर्फ लोअर लिम्स में ग्रॉस डिफॉर्मिटी ऐसा जरूरी नहीं बच्चों। अगर स्क्रोटम की लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो गई तो स्क्रोटम में डिफॉर्मिटी आ जाएगी। अगर मान लेते हैं हाथ वाली लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो गई तो हाथी जैसा हाथ भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं ब्रेस्ट की लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो गई तो ब्रेस्ट के अंदर भी ग्रॉस डिफॉर्मिटी आ सकती है। कहने का मतलब है जिस भी ऑर्गन की लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक करेगा वहां पर ग्रॉस डिफॉर्मिटी आ जाएगी, पर यूजुअली ऑफ द लोअर लिम्स, इसलिए इसको बच्चों एलिफेंटियासिस कहा जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया। बाकी ट्रीटमेंट तो क्या है बच्चों, एंटी हेलमिंथिक ड्रग चलेंगे, दैट्स इट। बच्चों हम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां पढ़ चुके हैं, हेलमिंथ से होने वाली पढ़ चुके हैं। आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। यहां पर हम बात करते हैं वायरस से होने वाली। बेटा एनसीईआरटी में जो है कॉमन कोल्ड के बारे में लिखा हुआ है, बाकी मैं आपको समझा दूंगा, कहीं ना कहीं आपके काम तो आएगा इसे। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। वायरस से होने वाली जो मोस्ट इन्फेक्शियस बीमारी है ना बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस जो आसानी से फैल जाती है, बहुत ही कॉमन है बच्चों, उसका नाम है कॉमन कोल्ड। ये वायरस से होने वाली बीमारी बच्चों ना बहुत ही कॉमन है। इसी को हम आम भाषा में जुकाम भी तो बोलते हैं बच्चों, सर्दी खांसी जुकाम है, दैट्स इट। पर समझिएगा ये वायरस से हो रही है। पर एक चीज समझो बच्चों, जब जुकाम होता है ना बच्चों, नोज अफेक्ट होती है, नोज, लंग्स अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूं कॉमन कोल्ड इज द इन्फेक्शन ऑफ नोज या अपर रेस्पिरेटेड बट नॉट द लंग्स। समझिएगा, एलर्जी ऑफ लंग्स अस्थमा, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स निमोनिया, पर इन्फेक्शन ऑफ नोज या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बट नॉट द लंग्स, इसका मतलब वो कॉमन कोल्ड है। एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेक्ट नोज एंड
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी बट नॉट द लंग्स, ये ध्यान रखना बच्चों। और देखिए इसमें नाक अफेक्ट हो रही है ना बच्चों, नाक के लिए वर्ड्स करते हैं राइनो, तो ऐसे वायरस जो नाक को अफेक्ट करते हैं उनको राइनो वायरस कहते हैं बच्चा। तो आपको ये समझ में आ रहा है, राइनो वायरस किसी वायरस का नाम थोड़ी ना बच्चों, एक ग्रुप ऑफ वायरस, कोई भी ऐसा वायरस जो नोज में इन्फ्लेमेशन कर दे, नोज में इन्फेक्शन करे, उसे हम राइनो वायरस कह सकते हैं। तो बेटा कॉमन कोल्ड जो है वो राइनो वायरस से हो रहा है, ग्रुप ऑफ वायरस। और आपको पता है ये कैसे फैलता है बच्चों, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने कफ किया, उसने स्नीज किया और उसने जो ड्रॉपलेट्स बनाए, जो एरोसोल्स बनाए, उसके संपर्क में आने से ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रेवल हो जाएगा। अब एक चीज समझिए बच्चों, इसके क्या ही मैं आपको सिम्टम समझाऊं, बहुत कॉमन है, सबको हुआ है बच्चों। तो आपको पता है जुकाम में क्या होता है, सब एनसीईआरटी के, लेकिन नाक बंद हो जाती है, नेजल कंजेशन, नाक बहने लग जाती है बच्चों, गला जो है बच्चों उसमें जो है खराश हो जाती है, आवाज में भारीपन हो जाता है, हॉर्सनेस, आपको पता है खांसी हो रही है, सरदर्द है, इस तरह से आपको थकान देखने को मिलती है। पर एक चीज समझिए बेटा, वायरस के खिलाफ जो है वैसे एग्जैक्टली ट्रीटमेंट जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि इनका जीनोम बहुत छोटा होता है, तुरंत इनमें म्यूटेशन हो जाता है बच्चों। जैसे कि एचआईवी, बेटा एचआईवी जो है उसके खिलाफ आप ड्रग बना भी लोगे तो जब तक वो ड्रग उसको मारने आएगा उसमें म्यूटेशन हो चुका होगा। इसलिए हम कहते हैं जो कॉमन कोल्ड है ना बच्चों, ये जो वायरल इंफेक्शन है ये कुछ दिनों के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाता है। एनसीईआरटी कहती है यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। अगर आप जुकाम के लिए कोई दवाई नहीं भी लोगे बच्चों तो 3 से 7 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है। पर इंसान दवाई क्यों इससे नहीं लेगा, क्योंकि 3 से 7 दिन वो परेशान होगा ना बच्चों। तो इसमें एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं चलता है, क्या चलता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है बच्चों। ट्रीटमेंट चलता है सिम्टोमेटिक, यानी जैसे सिम्टम वैसा इलाज चलेगा। अगर बुखार आ गया है तो पैरासीटामोल ले लेंगे, कॉम्बीफ्लेम ले लेंगे, डोलो 650 ले लेंगे। अगर नाक बंद होगी तो ऑट्रिविन ले लेंगे, आपने देखा होगा कुछ इनहेलर्स का इस्तेमाल हो जाता है। अगर कुछ एलर्जी हो रही है तो जो है हम सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन ले लेंगे, ऐसा कुछ, यानी जैसा सिम्टम वैसा उसका इलाज चलेगा। तो यहां पर हमने बात करी बच्चों कॉमन कोल्ड के बारे में, और यहां पर प्रोफाइलिक्सिस क्या है, अपने आप को उन ड्रॉपलेट से बचाइए, दैट्स इट। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों चिकनगुनिया और डेंगू के बारे में, एक साथ सुनिएगा। चिकनगुनिया और डेंगू जो है बेटा, आज बस पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड लेक्चर है ना। चिकनगुनिया और डेंगू जो है ये दोनों वायरस से होने वाली बीमारी है, और नाम बहुत ही आसान है, ये चिकनगुनिया वायरस है, वो डेंगू वायरस है। डिफिकल्ट तो नहीं है ना बच्चों। चिकनगुनिया होती है चिकनगुनिया वायरस से, और डेंगू होता है बच्चों डेंगू वायरस से, जिसको फ्लावी आर्बो वायरस कह रहे हैं। याद कीजिएगा वुचेरी एरिया का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, उसमें क्यूलेक्स, इन दोनों वायरस का जो वेक्टर है बच्चों वो कौन है, इन्फेक्टेड फीमेल एडिस एजिप्टी। यानी समझो बेटा ये भी एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से फैलता है, और ये भी जो है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से फैलता है। ऐसे कुछ बच्चों, ये जो मॉस्किटो है इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। आपने देखा होगा ये मच्छर बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है बच्चों। इसको अगर आप पास में अगर उड़ रहा हो ना, इसमें आपको इस तरह से व्हाइट स्ट्रिप्स मिल जाती है। और एक और खास बात है इस मच्छर की, ज्यादा हाइट पर नहीं उड़ता बच्चों, ये जो है नीचे की तरफ उड़ता है, इसलिए जो है हमारी नॉर्मली पैरों पर काटता है बच्चों ना, ऐसा कुछ। इसको तो बहुत आसानी से आप पहचान ही सकते हैं। तो एक चीज समझिएगा, अब मैं आपको बेसिक चीज बताता हूं बच्चों। चिकनगुनिया और डेंगू पहली बात तो दोनों वायरस से होते हैं, दोनों का जो वेक्टर है वो कौन है, फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। बच्चा ये मच्छर के काटने से जाएंगे तो ये भी कहां चल जाते हैं, ब्लड में। अब दोनों को कुछ ना कुछ तो पसंद है ना, समझिएगा। दोनों जो है बच्चों वो जॉइंट में पेन तो करेंगे इसे, पर सिर्फ जॉइंट में पेन है तो चिकनगुनिया, पर जॉइंट के साथ मसल पेन है बच्चों तो वो है डेंगू। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको समझा दिया बच्चों। अगर सिर्फ बच्चों जॉइंट पेन की बात कर रहे हैं, अगर जॉइंट पेन है तो मान के चलेगा चिकनगुनिया, और जॉइंट पेन के साथ अगर मसल पेन है बच्चों तो वो हो जाएगा डेंगू। डेंगू एक कदम आगे ना बच्चों। अब एक चीज समझिए बेटा, ये हर छोटे छोटे जॉइंट दुखते हैं, जिसको होता है उसकी आत्मा जानती है। अगर जॉइंट पेन की बात कर रहे हैं तो चिकनगुनिया, हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं बच्चों, पर जॉइंट के साथ अगर मसल पेन हो जाए, यहां कौन सी मसल की बात हो रही है बच्चों, स्केलेटल मसल्स की, जो स्केलेटन से जुड़ी है बोन से। अब देखिए मसल में इतना पेन होता है तो वो दर्द ऐसा महसूस होता है कि हड्डियां टूट रही हैं। बेटा बोन टूट नहीं रही हैं, पर उन मसल में दर्द हो रहा है जो बोन से जुड़ी हुई हैं। तो मसल में दर्द होता है तो ऐसा लगता है हड्डियां टूट रही हैं, और बेटा बॉडी में इंफेक्शन हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन यानी फीवर तो होगा ही सही। तो बेटा ऐसा लगता है बुखार तो हो रहा है, पर ऐसा लगता है कि हड्डी टूट रही है, इसलिए डेंगू को कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। बेटा इसको जो है बोन ब्रेक फीवर या ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है बच्चों। डेंगू को जो है ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। वैसे आपने ये भी सुना होगा बच्चों कि डेंगू के अंदर जो है प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाता है। सुना है बच्चों आपने, डेंगू के अंदर जो है प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाता है।
याद कीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी बोन मैरो में जो मेगा कैरियोसाइट हैं उनके फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं प्लेटलेट। तो बेटा जो डेंगू वाला वायरस है ये बोन मैरो में पहुंच जाता है और ये मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन को सप्रेस करता है और उससे प्लेटलेट का फॉर्मेशन कम हो जाता है। मैंने ये भी लिखा है बच्चों, इसमें जो है सप्रेस्ड प्लेटलेट फॉर्मेशन। और याद कीजिए प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ना, अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ सकते हैं बच्चों ना। बाकी डेंगू के लिए टॉर्निक्वेट टेस्ट है, याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक चीजें याद रखनी है बच्चों। पहले बात तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आपको कॉमन कोल्ड याद रखना है, पर मैंने फिर भी आपको बता दिया कि चिकनगुनिया और डेंगू दोनों वायरस से होती हैं। इनका वेक्टर कौन है? इन्फेक्टेड फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। अगर जॉइंट पेन की बात हो रही है सिर्फ तो चिकनगुनिया, जॉइंट पेन के साथ मसल पेन की बात हो रही है, अगर प्लेटलेट काउंट कम की बात हो रही है तो इसका मतलब अब हम डेंगू की बात कर रहे हैं, बोन ब्रेक फीवर ऐसा कुछ। बच्चों अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं तो हेपेटाइटिस बी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेपेटाइटिस बी के लिए जो वैक्सीन है बच्चों वो रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन है जो कि ट्रांसजेनिक यीस्ट की मदद से बनाई जाती है। याद कीजिए रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन, ये पॉइंट याद होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, चाहे वो एड्स हो चाहे हेपेटाइटिस बी हो, ये कंप्लीटली क्योरेबल बीमारियां नहीं है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, तो ध्यान रखना नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, ये पॉइंट याद रखना है। और एक और चीज याद रखेंगे, हेपेटाइटिस बी जो है बच्चों पहली बात तो वायरस से हो रही है, नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। वैसे याद कीजिए मैक्सिमम वायरस होते हैं आरएनए वायरस, पर बच्चों ये डीएनए वायरस है और उसमें भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो बेटा ये हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये पॉइंट याद रख सकते हैं। और एक और पॉइंट याद रखेंगे बच्चों, हेपेटाइटिस बी जो है ये भी एड्स की तरह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बच्चों, ये भी एक एसटीडी है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बिल्कुल वही एचआईवी वाले हो जाएंगे ना बच्चों। याद कीजिए इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड में कांटेक्ट में आने से, जैसे कि याद कीजिए सेक्सुअल रूट, पेरेंटल रूट या फिर एक इन्फेक्टेड मदर से वाया प्लेसेंटा जा सकता है। बाकी तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों, हेपेटाइटिस है यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। तो इसमें सीवियर लीवर डैमेज होता है और भारी मात्रा में जो बिलिरुबिन होता है बच्चों, येलो कलर का बाइल पिगमेंट, वो ब्लड में रिलीज हो जाता है। पूरे बॉडी में हमें जॉन्डिस देखने को मिलता है, पीलिया देखने को मिलता है, ऐसा कुछ। यहां पर बच्चों मैंने लास्ट में जो है और भी कुछ वायरल बीमारियां इंक्लूड कर दीजिए, ऐसा कुछ। बच्चों हमने बैक्टीरिया से होने वाली, हेलमेन से होने वाली और वायरस से होने वाली डिसऑर्डर्स को हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं बच्चों फंगस होने वाली बीमारी। हमारे सिलेबस में जो बच्चों वो है रिंग वॉर्म। पहले तो कंफ्यूजन ना हो जाए, रिंग वॉर्म किसी जानवर का नाम नहीं है सर, जैसे अर्थ वॉर्म है ये रिंग वॉर्म है, नहीं बच्चों ना। रिंग वॉर्म जो है वो बीमारी का नाम है बच्चों, बीमारी का है, आम भाषा में कहते हैं दाद खाद खुजली, आपने सुना होगा बच्चों। पूरा एनसीईआरटी में आपको समझा रहा हूं आज बच्चों, पूरा फैक्चुअल क्लास है। कैंसर में मैं आपको समझाऊंगा ना, सुनिए। पहली बात तो फंगस होने वाली बीमारी कौन सी है? रिंग वॉर्म, दांत खाद खुजली। अब पहली बात तो बच्चों इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? ये फंगस के 3 जीनस हैं, उनकी वजह से हो सकती है बच्चों। और ये नीट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, नीट में आ चुके हैं बच्चों। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। बेटा ये फंगस के नाम नहीं है, ये तीनों जो है फंगस के जनरा हैं, जीनस हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और ये नीट में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों ना। यानी कि माइक्रोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये फंगस के 3 जीनस हैं। इनकी वजह से जो बच्चों हमें रिंगवॉर्म देखने को मिलता है। अब आखिर ये फंगस कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? सॉइल में प्रेजेंट होता है। ये जो फंगस है सॉइल में, मैंने एक वर्ड यूज किया बच्चों फोमाइट्स, ये एनसीईआरटी का नहीं है। फोमाइट्स का मतलब होता है इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी सामान। जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन, मान लेते किसी पर्सन को फंगस का इन्फेक्शन है, उसको रिंगवॉर्म है, तो उसके जो कपड़े हैं वो हमें यूज नहीं करनी चाहिए, उसका जो टॉवल है वो हमें यूज नहीं करना चाहिए, उसका जो कॉम्ब है, उसकी जो कंघी है वो यूज नहीं करनी चाहिए बच्चों। तो इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी सामान है उसे हम कह रहे हैं फोमाइट्स। बाकी एनसीईआरटी कहती है टॉवेल्स, क्लोथ्स, कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो मिट्टी में भी ये प्रेजेंट होता है और इन्फेक्टेड पर्सन के इन सामान को यूज करने से हमारे अंदर बच्चों जो है इस फंगस का ट्रांसमिशन हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं साइंस और सिम्टम्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, फंगस बॉडी में वहां ग्रो करता है
जहां उसको दो चीजें एक साथ मिल जाए बच्चों, हीट प्लस मॉइस्चर, एनसीईआरटी। शरीर में जहां भी थोड़ी गर्माहट हो और जहां पर थोड़ी नमी होती है ना बच्चों, वहां पर फंगस ग्रो कर जाते हैं। तभी तो मेडिकल कॉलेज की बुक्स लिखती है नॉर्मली रिंग वॉर्म जो है वो हमारी स्किन के एक्सपोज रीजन में देखने को नहीं मिलता है बच्चों। जैसे कि ये फोरहेड है, जैसे कि ये हाथ है बच्चों, नॉर्मली यहां पर रिंग वॉर्म नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोज रीजन है बच्चों। ये वो एरिया जो लगातार हवा के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये तो बच्चों सूखते रहते हैं ना, तो यहां पर उतनी नमी नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है बच्चों। तो रिंग वॉर्म जो है वो फंगस से हो रहा है। फंगस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? हीट प्लस मॉइस्चर। और हीट प्लस मॉइस्चर मोस्टली कहां मिलेंगे? हमारे उन एरियाज में जहां पर उतना एयर का एक्सपोजर ना हो। तभी तो हम कहते हैं बच्चों स्किन फोल्ड, जैसे ये मान लेते हैं स्काल्प में हो सकता है जो बालों से ढके रहते हैं, ये गर्दन के नीचे यहां पर हो सकता है बच्चों, उंगलियों के बीच में, और जो ग्रोइन वाला एरिया बच्चों, जो हमारी थाइज और ग्रोइन वाला जो एरिया है, वहां पर फंगस का इन्फेक्शन नॉर्मली देखने को मिलता है। अब मैं आपको सारे सिम्टम समझाता हूं बच्चों। फंगस वहां ग्रो करता है जहां हीट प्लस मॉइस्चर है। अब मान लेते हैं बच्चों यहां उंगलियों के बीच में, यहां हीट भी है, मॉइस्चर भी है, फंगस ग्रो करता है, वहां का मॉइस्चर चुरा लेता है। बच्चों फंगस को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन समझा रहा हूं बच्चों। फंगस को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए ना। मान लेते हैं यहां पर जो है, यहां मॉइस्चर है, फंगस यहां ग्रो करेगा और सारा मॉइस्चर चुरा लेगा। जब वो मॉइस्चर चुरा लेगा तो वहां की स्किन ड्राई हो जाएगी ना बच्चों। एक एक वर्ड समझा रहा है एनसीईआरटी का, स्किन हो जाएगी ड्राई। और जब स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, इंसान को खुजली मचती है, उसको इचिंग होती है। क्या होती है बच्चों? इचिंग होती है। और खुजली की खास बात है, जितनी ज्यादा खुजाओगे उतनी ज्यादा खुजली लगेगी बच्चों। खुजली का तो सिंपल सा कंसेप्ट है, खुजाते जाओ मजा आता जाएगा और खुजाते जाओ। मैं आपको ये समझा रहा हूं बच्चों, फंगस वहां ग्रो करता है जहां हीट प्लस मॉइस्चर। अब मान लेते हैं मॉइस्चर है, फंगस ग्रो करेगा, मॉइस्चर चुरा लेगा, तो वहां की स्किन ड्राई, इतनी ड्राई हो जाएगी इंसान वहां पर इचिंग करेगा। अब समझिए, इचिंग करेगा, मजा आएगा और खुजाएगा, तो धीरे धीरे वहां की चमड़ी निकलने लग जाएगी बच्चों। और चमड़ी का उतरना उसे कहते हैं स्केलिंग। फिर धीरे धीरे वहां पर घाव हो जाता है, लीजन हो जाता है। तभी तो एनसीईआरटी कहती है ड्राई एंड स्केली लीजन, ऐसा कुछ। और खुजली मचेगी, इंटेंस इचिंग, ऐसा कुछ। बेटा इसका इलाज क्या है? एंटी फंगल क्रीम्स। आपने सुना होगा ना बच्चों, इजगार्ड आती है, जैसे बीटेक्स। हमारे टाइम पर तो ऐड आता था, खुजली करने वाले बीटेक्स लगा ले, बीटेक्स लगा के तू अपनी दाद खाद खुजली मिटा ले। दैट्स इट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा है। तो बच्चों यहां पर ट्रीटमेंट क्या है? एंटी फंगल क्रीम्स है। मैंने यहां पर एक और वर्ड लिखा बच्चों, जो एथलीट्स होते हैं ना बच्चों, एथलीट्स देखा होगा लगातार मैराथन भाग रहे हैं, उनके पैरों में एक फंगस की ग्रोथ नॉर्मली हो जाती है, उसका नाम है टीनिया पीडिस। एक टाइनी सा फंगस है जो पैर में ग्रो कर जाता है। आपको पता है बच्चों, जो एथलीट्स हैं लगातार भाग रहे हैं, शूज पहन रखे हैं, सॉक्स पहन रखे हैं, लगातार भाग रहे हैं, मोजे पहन रखे बच्चों, तो लगातार पैरों में पसीना आ रहा है और भाग रहे हैं, वहां हीट भी है। तो इसलिए जो एथलीट्स होते हैं उनके फुट में नॉर्मली ये फंगस ग्रो कर जाता है और उनको रिंग वॉर्म हो जाता है, और उनको जो बीमारी हो रही है इसलिए उसको एथलीट्स फुट कहा जाता है, ऐसा कुछ। तो यहां पर बच्चों हमने फंगस से होने वाली बीमारी के बारे में बात कर ली। अब बच्चों लास्ट में हमें प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी पढ़नी है। एक है बच्चों अमीबाइसिस और एक है मलेरिया। मलेरिया मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लास में, वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। बस 2 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं अमीबाइसिस, ये इंपॉर्टेंट बच्चों। प्रोटोजोआ से होने बीमारी बच्चों ये होती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका से, और इस बीमारी को हम कह रहे हैं क्या? अमीबिक डिसेंट्री। वही कंसेप्ट बच्चों, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से मतलब ये प्रोटोजोआ एलिमेंट्री के नाम में जाएगा, पर बेहद इंपॉर्टेंट एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इट इज द पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कहीं ना कहीं होगा ये जो है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना बच्चों। अभी तक जो हमने कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर वाली पढ़ी है ना बच्चों, वो कहां चली जाती हैं? वो चली जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो प्रोटोजोआ है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। और बाकी मैं एक लाइन में समेटूंगा बच्चों, बाकी एनसीईआरटी के सिम्टम्स हैं वो आप याद कर लीजिएगा। याद कीजिए डिसेंट्री है तो मैं आपको बता चुका हूं, एक्सेसिव ब्लड क्लॉट्स एंड म्यूकस इन द स्टूल या फिर फीकल मटेरियल, ये ध्यान रखेंगे, स्टूल विद एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ये याद होना चाहिए। बाकी बच्चों कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आ रही है तो बचने का तरीका क्या है?
आप प्रॉपर हाइजीन रखो ना बच्चों, प्रॉपर हाइजीन रखो। ऐसा कुछ बेटा आज हमने बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां पढ़ी है, कोशिश कीजिए कम से कम नाम आपको याद हो जाए ना बच्चों। टाइफाइड पढ़ा, निमोनिया पढ़ा, वो डिटेल में याद होना चाहिए। हमने बैक्टीरियल डिसेंट्री पढ़ी, शिगेलोसिस, हमने बात करी बच्चों प्लेग के बारे में, टिटनस के बारे में, डिप्थेरिया के बारे में। फिर बच्चों हमने हेलमिन से होने वाली बीमारी पढ़ी है, एस्केरियासिस और एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस। थोड़ा सोचिए, स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, यूजुअली द लोअर लिम्स। ऐसा कुछ। वायरस होने वाले सोचिए बच्चों, एक तो कॉमन कोल्ड है, चिकनगुनिया, डेंगू भी याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ना, और हेपेटाइटिस बी है। हमने बच्चों फंगस होने बीमारी पढ़ी है, रिंगवॉर्म, और प्रोटोजोआ से होने वाली हमने जो है अमीबिक डिसेंट्री, अमीबाइसी के बारे में बात की है। याद रखना बच्चों, एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज ए पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत अच्छे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्लास याद हो गई है। बाकी बच्चों अब प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी बची हुई है, दैट इज मलेरिया। तो अगली क्लास में बच्चों पहले हम मलेरिया डिस्कस करेंगे, फिर एक बेहतरीन टॉपिक मैं आपके सामने पेश करूंगा, दैट इज कैंसर। बाकी टेस्ट के सिलेबस को लेकर परेशान ना हो, टाइम रहते हुए मैं आपको जरूर बता दूंगा बच्चों। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बाकी जो करंट पोर्शन चल रहा है वो तो रहेगा बच्चों, बाकी जो बैक पोर्शन में आना होगा वो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। आप मुस्कुराहट के साथ इसको रिवाइज कीजिएगा बच्चों, और अगली क्लास में जरूर जुड़िएगा। हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एक मलेरिया और एक हम पढ़ेंगे बच्चों कैंसर। थैंक यू सो मच।